हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मनी एंड क्रेडिट, जो हमारे सेकंड टर्म का पहला चैप्टर आता है। बुक का हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना। इसे हिंदी में मुद्रा और साख कहते हैं, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी मतलब पैसा और क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है ना। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या होता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जो भी कोई बायर होता है जो सामान खरीदता है, और जो भी कोई सेलर होता है वो जो खरीद रहा है, सेलर जो सामान बेच रहा है, उन दोनों के बीच में मनी एक ऐसी चीज होती है जो दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो एक रोल प्ले करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई फॉर एग्जांपल बायर को जूते खरीदने और सेलर को जूते ही बेचने हैं, तो बायर क्या करेगा, उसके पास मनी लेके जाएगा, सेलर को मनी दे देगा, सेलर उसके बदले उसे जूते दे देगा और बायर से मनी ले लेगा। तो मनी वर्क करा इन दोनों के बीच में, एक्सचेंज के तौर पर क्या काम करा, दोनों ने एक दूसरे को जूते का आदान प्रदान कर दिया बिकॉज ऑफ मनी। मनी नहीं होता तो उनको आपस में प्रॉब्लम हो सकती थी। क्यों? अगर मान लो बीच में मनी नहीं होता तो बायर बोलता मुझे जूते चाहिए, सेलर बोलता ठीक है मैं जूते दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वो बोलता कि तुम बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो वो बोलता कि भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो सेलर को कुछ और चाहिए जूते के बदले, जो बायर नहीं दे सकता। मान लो वो कह रहा है मुझे उसके बदले गेहूं चाहिए, ये बोले नहीं मेरे पास तो राइस है। तो उस केस में एक प्रॉब्लम आ जाती। यहां पर मनी जो है ना वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे की बातों को सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, और उनके बीच में जो भी एक एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाते। इसलिए हम आज के टाइम पे मनी को देखते हैं, मनी इन्वॉल्व होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हो, ठीक है ना। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस एंड फॉर दैट इन रिटर्न यू आर पेइंग मी अ मनी। अब मान लो आप में से कोई बोले कि भैया मैं पैसा नहीं दे सकता, अगर मान लो यहाँ पर पैसा नहीं होता तो आप लोग पर्टिकुलरली जो काम कर रहे हैं, जो चीज आपके पास एज अ रिसोर्स है वो आप मुझे प्रोवाइड करते जाते और उसके बदले में आपको ज्ञान की उपलब्धि देता रहता। तो दैट इज अ मनी। जो अगर नहीं होता तो फिर वो एक एक दूसरे को सेटलमेंट या एक दूसरे के एक बीच में एग्रीमेंट बनाना पड़ता। सो मनी वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रोजाना जिंदगी में। रोज हम देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है। भाई आप रोज सुबह सबसे पहले चाय नाश्ते के लिए दूध ब्रेड अगर कुछ भी लेने जाओ बाहर दुकान पे, तो दिस इज इट इन्वॉल्व्स मनी। यू वांट टू बाय एनीथिंग यू हैव टू पे द मनी, ठीक है ना। सो एग्जांपल कुछ भी खाना खरीदना हो, ट्रांसपोर्ट, भाई रिक्शे रिक्शे में कहीं बैठ के जा रहे हो, या बिजली का खर्चा दे रहे हो, या फिर आप इवन ट्यूशन भी ले रहे हो, सब में पैसा लग रहा है। कि ट्रांजैक्शंस जो है ना वो सिर्फ मनी में ही क्यों होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है, भाई ट्रांजैक्शन मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट होना। जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पैसा दोगे, तो मैं जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ वो एक काम करके दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ पैसा दोगे, इन रिटर्न कुछ दोगे जो आपके पास है, जिसका आपके पास रिसोर्स है। तो वो चीज एक तरीके से हमारे बीच में जो आदान प्रदान होगा दैट विल बी अ ट्रांजैक्शन। तो वो ट्रांजैक्शन पैसों में ही क्यों हम करते हैं, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया हम कुछ भी चीज खरीद रहे हैं पैसों में ही क्यों खरीद रहे हैं, है ना। तो पीपल यूज मनी बिकॉज, लोग पैसों का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये बड़ा ही सिंपल और कन्वीनियंट तरीका है। भाई अगर आपके पास पैसे ना हो तो कितना मुश्किल ना हो जाए सामने वाले को ये कहना कि भाई साहब मुझे आपके यहाँ से ये चीज़ खरीदनी है, इसके बदले मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, आप ये ले लो और मुझे वो चीज़ दे दो। तो वो बोलेगा भाई मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी। प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिससे आप सामान तो खरीदना चाहते हो और एग्जैक्टली वो भी आपको वही सामान बेचना चाहे। तो ये बड़ा सिंपल और कन्वीनियंट तरीका होता है अगर पैसे इन्वॉल्व हो जाए तो ट्रांजेक्शन्स में। और एक इंसान जिसके पास पैसा है वो जो भी चीज उसे चाहिए वो खरीद सकता है, गुड्स या सर्विस कुछ भी। सो हर इंसान प्रेफर करता है पेमेंट को मनी में ही लेना गुड्स के बजाय। हर इंसान चाहेगा कि भैया मैं गुड्स के बदले चीजों को कैसे मनी में ही लूं। एग्जाम्पल, एक शू का मैन्युफैक्चरर है, वो गेहूं खरीदना चाहता है और वो जूते बेचता है। क्या करेगा, अब देखो वो खरीदना क्या चाहता है, शू मैन्युफैक्चरर है मान लो, ये करना क्या चाहता है, गेहूं खरीदना चाहता है।
तो इसके पास जो भी चीज होगी, जैसे इसके पास क्या है, जूते बनाता तो जूते ही होंगे, जूतों को ये बेचेगा, जिस इंसान को जूते चाहिए उस इंसान से क्या ले लेगा, मनी, पैसा, और फिर उस पैसे को गेहूं वाले को दे देगा जो उसे गेहूं दे देगा। लेकिन अगर यही मनी नहीं होता तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढता जो गेहूं तो दे लेकिन साइड बाय साइड उसे जूता भी देना हो, और फिर उसे होती कॉम्प्लेक्सिटीज। इसीलिए मनी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो सिंपल और कन्वीनियंट तरीका बना देता है। अगर पैसा नहीं होता तो उसे गेहूं उस इंसान को वो क्या कहते हैं, गेहूं बेचता, मतलब जो इंसान उसके जूते भी, और ये एक ही टाइम पे दोनों चीज होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता मेरे भाई। अच्छा, अभी तो मनी है, लेकिन इससे पहले एक बार्टर सिस्टम चलता था जहां पर चीजों का आदान प्रदान बिना पैसों के होता था, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं थी, है ना। आदिवासी या पहले पुराने जमानों में चले जाओ, तो इससे पहले बेटा जब हम गुड्स के बदले गुड्स बेचा करते थे तो दैट वाज अ सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम, है, ठीक है ना। और वहां पर हम जैसे मान लो राइस कपड़े के बदले या दूध के बदले गेहूं, इन सब का एक्सचेंज करें, दैट वाज बार्टर सिस्टम, जो पहले के जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में क्या था, दोनों ही लोग जो है ना वो एक दूसरे को सेम टाइम पे सेटिस्फेक्शन करने की ढूंढते थे, जिससे एक प्रॉब्लम अराइज होती थी जो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब भाई मैं इस बंदे को ट्यूशन सर्विस दे रहा हूँ, इसको इसकी डिमांड है, ये चाहिए, इसने मुझसे सर्विस ले ली। अब इसने कहा भैया मैं तो इसके बदले आपको क्या कहते हैं जीन्स दे पाऊंगा। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए शर्ट। बोला भैया मैं कहाँ से ला के दूँ शर्ट, है ना। अब प्रॉब्लम आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी इसको पढ़ाऊंगा जो मुझे शर्ट दे सके, मैं तुझे नहीं पढ़ा रहा, तो मैं क्या सोनू सोनू बोला भैया मैं शर्ट तो बेचता हूँ, तो मुझे पढ़ना नहीं है। प्रॉब्लम हो गई नहीं होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ना आपको दोनों की सेटिस्फेक्शन को सहमत होना है। मतलब तुम्हारे मेरे बीच में 4 मैचिंग चलनी चाहिए, जो मैं बेचना चाहता हूं वो तुम खरीदो, जो तुम बेचना चाहते हो वो भी मैं खरीदना चाहिए। अगर ये दोनों लिंक मैच कर जाए तो दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दो बॉन्ड्स है, मेरी भी कुछ चाहत है और मैं तुम्हें वो बेच रहा हूं, तुम्हारी भी कुछ चाहत है मुझसे खरीदने की, और ये दोनों अगर मैच करेगी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के चलते बार्टर सिस्टम सेटिस्फाई होगा। वरना तो फिर धीरे धीरे एक टाइम बाद क्या इन्वॉल्व हुआ, मनी। फिर मनी आने लगा जो इन प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना बार्टर सिस्टम, बट इट क्रिएट अ प्रॉब्लम of double coincidence of bonds. And to remove, if you want to remove the problem of double coincidence of bond, then what you have to do, involve money as a medium of exchange. If you want to remove the problem of double coincidence of bond, introduce money as a medium of exchange, ठीक है ना। So what is double coincidence of bond? एक इंसान जो दूसरे को बेचना चाहता है, एग्जैक्टली वही इंसान क्या वो चीज खरीदना चाहता है, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली चीज है। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक प्रॉब्लम है जो बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर जूते चाहता है और शू मेकर जो है ना वो गेहूं चाहता है, तो ये दोनों आपस में व्यापार जब ही करेंगे जब दोनों आपस में एक दूसरे की चीजों को सेटिस्फाई करें। मतलब एक किसान जूते चाहता है और जूते वाला भी गेहूं चाहता है, तो दोनों, क्योंकि किसान तो गेहूं ही दे पाएगा, है ना, और जूते वाला तो भाई जूते ही दे पाएगा। जब दोनों के आपस में सेटिस्फेक्शन बनेगी तभी ये व्यापार कर पाएंगे, अदरवाइज तो ट्रेड मैच नहीं करेगा और फिर ट्रेड होगा नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि पैसा जो है ना वो प्रॉब्लम दूर कर देता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, और ये एक तौर पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है जहां पर हम बाय और सेल आराम से कर पाते हैं, और मनी की वजह से चीजें सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है। एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्या रहे कि भैया कॉइन और पेपर से पहले, आज के टाइम पे सिक्का दिया या कॉइन्स या पेपर मनी दिया 100 रुपए 200 रुपए, उससे पहले लोग पहले ग्रेन्स या पशु, कैटल्स, गाय भैंस, या नमक या मेटल्स, इसको इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज के तौर पर, ठीक है ना। और मनी एक तरीके से बायर और सेलर के बीच में मनी एक लिंक होता है दोनों के बीच में आज के टाइम पे, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। और मनी एक ऐसी चीज है जिसकी सेविंग और स्टोरिंग वैल्यू भी है फ्यूचर यूज पे। मनी भाई हाल मान लो
फॉर एग्जाम्पल मुझे जूते तो आज चाहिए नहीं, मैंने लेके रख लिए, कल को उसकी वैल्यू ऊंच नीच हो जाए। मनी तो क्या है कि कल को उधार भी चल जाएगा इसमें, और लेन देन करके रख भी लेंगे अपने पास लंबे समय के लिए, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ा ना होगा, बार्टर सिस्टम में, ठीक है ना। बाकी मनी रिमूव करता है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो मनी का क्या रोल रहता है एक्सचेंज में? तो अगर हम मॉडर्न आज के टाइम की इकोनॉमी देखें, उसमें मनी जो है हर एक्सचेंज में जरूरी होता है। मनी एक तरीके से मिडल स्टेप, बीच का बिचौलिया, इंटरमीडिएट काम करता है बायर और सेलर के बीच में। बायर वांट्स टू बाय समथिंग, सेलर वांट्स टू सेल समथिंग। अगर इन दोनों के बीच में अगर मनी ना हो तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी अभिषेक? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन अगर इनके बीच में मनी चीज ले आओगे तो वो एक इंटरमीडिएट बीच के तौर पर काम करेगा। ये उससे जो भी खरीदना चाहता है उसके बदले पैसा दे दे, और वो उससे जो भी बेचना चाहता है वो उसके बदले पैसा ले ले। कल को वो उसी पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लेगा, कल को ये उसी शूज का इस्तेमाल करेगा क्योंकि इसके पास पैसे थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर शू मैन्युफैक्चर जो है उसके दोबारे हम पढ़े, अगर वो जूते बेचना चाहता है लेकिन गेहूं खरीदना चाहता है, तो वो अपने जूते किसी भी इंसान को बेच सकता है जो उसे खरीदना चाहे, और उससे पैसा ले लेगा, और फिर उसी पैसों से वो गेहूं खरीद लेगा किसी भी फार्मर से मार्केट के अंदर। इससे आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो गए ना, आप जिस मर्जी से खरीद लो, है ना। तो मनी, अब हम समझते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है ना वो मदद करता है बेचने में, खरीदने में चीजों को आसानी से, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। माध्यम है एक तरीके का एक्सचेंज का। कैसे? आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई भी आप चीजों को देख पा रहे हो, हीरो हीरोइन या कोई भी आप जानकारी प्राप्त कर पा रहे हो, तो उसका माध्यम क्या है? आप अपने गांव जा पा रहे हो, शहर जा पा रहे हो, उसका माध्यम क्या है? ट्रांसपोर्ट, बस, रेलवेज। टीवी देख पा रहे हो, माध्यम है एडवर्टीजमेंट, हीरो हीरोइन को देख पा रहे हो, चित्र समझ पा रहे हो, उन लोग की कमाई हो रही है, हम लोग का एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये मीडियम है। आप पढ़ पा रहे हो, ये एक मीडियम है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों को एक्सचेंज करना, मुझे आपको कुछ देना, आपको मुझे देना है, वो एक्सचेंज कब पॉसिबल हो पाएगा? जब एक माध्यम हो हमारे बीच में, और वो माध्यम क्या कहलाता है? मनी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक तरीके से बायर और सेलर के बीच में काम करता है, इससे ट्रेड आसान हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करें तो मनी जो है ना वो आसानी से ट्रेड करने में मदद करता है, और इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। मतलब लोग अब जो है ना वो सिर्फ अपनी बाकी चीजों पर फोकस करेंगे। अब वो यही ना फोकस करें कि यार मैं क्या बनाऊं जिससे मैं किसको क्या बेचूं। मान लो भाई मेरे को, मैं सैंडल बनाता हूँ, चप्पल बनाता हूँ, कोई बंदा है मुझे बोले भाई साहब मेरे लिए तो बहुत जूते बना दिए, मेरे लुगाई के लिए एक सैंडल बना दो। कोई मुझे बोला तो यार ओके, अब उसको, क्योंकि मुझे उससे गेहूं चाहिए, मान लो किसान से, बोले मेरी बीवी जो है शादी में जा रही है, वो बोली चप्पल पहनूंगी, जूता पहनूंगी, तो उसके लिए कुछ बना के दो। मैंने कहा कि यार मेरे पास तो मटेरियल नहीं है, तो लाना पड़ेगा। अब सोचो मुझे उसके लिए अकॉर्डिंग वैसा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे गेहूं चाहिए उससे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ पैसा चाहिए तो मैं देखूंगा मार्केट में लोगों को चाहिए क्या, क्या ट्रेंड है, मैं वो बनाऊंगा, ना कि वो जो उस पर्टिकुलर इंसान को चाहिए रहेगा। तो मैं अब प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकूंगा अगर मेरे को एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्या? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाली ना। मनी जो है ना वो इकोनॉमी को और एफिशिएंट बनाता है, बार्टर सिस्टम से तो बढ़िया ही है, ठीक है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर आप बुक में देखोगे तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बुक का जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी तो सिर्फ मनी, पेपर मनी, कॉइन समझ लिया, मॉडर्न फॉर्म में और क्या होता है मनी का मतलब ना, हम लोग वो जानेंगे, समझ रहे हो। बोलता है हम ऑलरेडी मनी जानते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट कॉइन और नोट से पहले ना लोग अलग अलग वस्तुओं को मनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कैसे? पहले के जमाने में लोग ग्रेन, सॉल्ट, कैटल्स, मेटल, ये मैं आपको समझा चुका, इसको इस्तेमाल करते थे। मेटेलिक कॉइन जैसे सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें, कॉपर, इन सबको इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। ये कॉइन्स बड़े वैल्यूएबल थे, और मेटल जो है ना अपने आप खुद से एक वैल्यू रखता है, तो इसीलिए ये सिस्टम जो है ना बहुत सेंचुरीज तक, बहुत सदियों तक चला था। समझ रहे हो? बहुत सदियों तक ये सिस्टम चला था, ठीक है ना। लेकिन फिर करेंसी आ गई, मॉडर्न क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम पे जो हम करेंसी यूज करते हैं जैसे पेपर के नोट्स या कॉइन, उसको हम मनी के तौर पर यूज करते हैं, और ये मॉडर्न मनी कहलाता है। ये पुराने कॉइन या मॉडर्न, बट अनलाइक ओल्ड कॉइन्स, ये पुराने कॉइन्स की तरह नहीं है। मॉडर्न करेंसी जो है ना वो किसी मेटल से नहीं बनी हुई, किसी धातु से नहीं बनी हुई, ठीक है ना। और ये रोजाना खाने और रोजाना जरूरतों के लिए यूजफुल नहीं है, इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है जो सरकार से अप्रूवल मिलता है। तो एग्जाम्पल, एक 100 रुपए का नोट जस्ट पीस ऑफ पेपर है, लेकिन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको गारंटी कर रही है कि ये नोट है तो है, वरना तो वो नहीं है ना नोट। हम लोग नोट देख के खुश हो रहे हैं, अरे नोट है, वाह 100 रुपए 200 रुपए पाए।
अच्छा, मॉडर्न करेंसी क्यों एक्सेप्ट है फिर आज के टाइम? मॉडर्न करेंसी हर इंसान के द्वारा एक्सेप्ट है क्योंकि उसको सरकार मान रही है ना। पेटीएम का स्क्रीनशॉट देखते हैं, वो आके आगे भैया, या मान लो भाई किसी को, जैसे मान लो 500 रुपए ऐसे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि स्क्रीनशॉट भेज दो, वो इंसान खुश। किसी को भी आप 200 रुपए भेज दो दिवाली पे, हैप्पी दिवाली, स्क्रीनशॉट भेज दो, वो इंसान खुश। क्यों? ऐसा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हो आप, है ना। आरबीआई इश्यू करता है सारे करेंसी नोट, ध्यान रखना पहली चीज, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और सवाल पूछता हूं, 10 रुपए का सिक्का देखा है? 20 का सिक्का, ये वो दिख रहा है आपको? ये सिक्का है 2014 के नीचे स्टार देख रहे हो? है ये सिक्का कौन इशू करता होगा? है सिक्का आरबीआई इशू नहीं करती, सिक्का इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मैंने आपको सिक्के के नीचे दिखाया था, 4 जगह बनता है सिक्का। आप अलग अलग सिक्का देखोगे, किसी में अलग अलग डायरेक्शंस बनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो, पहले इस सिक्के को देखो, इस सिक्के में कुछ अलग तरीके का सिंबल बना हुआ है नीचे, ठीक है। और इस सिक्के को देखो, है ना। 4 जगह बनते हैं सिक्के, एक बनता है कोलकाता में, एक बनता है मुंबई में, एक बनता है नोएडा में, और एक बनता है हैदराबाद में। 4 मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल अलग अलग है, लिखा हुआ आ सकता है। अगर मान लो कोलकाता का है तो डैश बना हुआ होगा पूरा, कुछ नहीं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसके नीचे कुछ, जैसे ईयर लिखा होगा उसके नीचे कुछ नहीं होगा। अगर मुंबई का है तो ऐसे बना हुआ होगा, BMU ऐसे लिखा हुआ हो सकता है। नोएडा में बना हुआ है अगर, तो स्टार सर्कल होगा। मेजरली आपको ज्यादातर नोएडा के ही नजर आएंगे क्योंकि उसके फ्लो ऑफ मनी यहीं चलेंगे जा। और आपको कहीं दूर का दिखाई दे तो सोचना फिर सिक्का कहाँ का है, हैदराबाद से कहीं से आ रहा है। चौथा, अगर मान लो हैदराबाद का है तो स्टार ऐसे बना हुआ होगा जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, या फिर ये 2 सिंबल्स हो रहे हैं जो दिखाई दे सकते हैं। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, और 4 फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे बनते हैं। ऐसे उनकी भी होती है। दिखाओ बेटा, आप सिक्का दिखाओ। अब देखो इस बच्चे का सिक्का देखते हैं, इस सिक्के में स्टार बना हुआ है। अब देखो इस सिक्के को देखो, स्टार सा बना हुआ है ना। अगर आप ध्यान देखोगे तो स्टार बना हुआ है ना, जो ये दिखा रहा है कि ये हैदराबाद से बना हुआ है। तो ये तो जस्ट इसमें बताया नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कॉइन्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, नोट्स हमारे सिर्फ आरबीआई इशू करती है। और मैं इसमें भी आपको बताना चाहूँ तो कॉइन्स की भी एक लिमिट्स है। कोई भी 99 to 100 कॉइन्स आप किसी दुकान वाले को दे सकते हैं, इसके ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी मर्जी है, करना चाहे तो। 100 कॉइन से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता एक दुकान वाला, कि किसी भी दुकान, मतलब वो इतने कॉइन्स तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे उसे, 1-1 2-2 रुपए के जो भी है, और इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो एक्सेप्ट। मतलब उसकी मर्जी है, इसके बाद अगर वो करना चाहे तो आप फोर्स नहीं कर सकते इसके, ये भी एक रूल है, ध्यान रखना। बाकी अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी इंसान जो है ना, चाहे वो कोई इंसान हो, कंपनी हो, प्राइवेट बैंक हो, वो इशू नहीं कर सकती पैसा खुद से, ठीक है ना। और इंडियन रुपी जो होती है वो सिर्फ एक लीगल मीडियम है पेमेंट का इंडिया में, ठीक है ना। मतलब इंडियन रुपी ही आप इंडिया में चला सकते हो। कोई पाकिस्तानी मनी या फिर कोई बांग्लादेशी नेपाली मनी अगर वो कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन किसी को लीगली फोर्स नहीं कर सकते कि मैं डॉलर, तेरे रिक्शे का किराया डॉलर में दूंगा, ले पकड़, ऐसे नहीं। इसका मतलब कोई भी इंसान जो है ना वो ट्रांजैक्शन रिफ्यूज नहीं कर सकता हुआ है ना। अगर आप किसी को रुपीज में पे कर रहे हो तो एक लीगल टेंडर है, उसको खरीदना ही, लेना ही पड़ेगा आपसे मनी। बाकी मॉडर्न फॉर्म्स की अगर हम बात करें मनी की, तो मॉडर्न फॉर्म्स भी बड़ी सेफ है और इजी है कैरी करना। ये भी सरकार के द्वारा अप्रूव ही की गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी इसीलिए हर इंसान उस रुपीज को एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाकी उन हर नोट पे क्या क्या लिखा हुआ होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ डैश डैश, 50 रुपए, 10 रुपए। तो ये जो बात है ना, सिर्फ इसके इसका वैल्यू होता है पैसे में, समझ रहे हो।
बाकी ये गारंटी दिखा रहा है कि भाई आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये पैसा है, मानना है तो मानो इसको, समझ रहे हो। और जो पुराने मेटेलिक कॉइन्स है वो बहुत ज्यादा हैवी थे और लिमिटेड थे, इसलिए पेपर की करेंसी जो है ना वो ट्रेड को आसान बना रही है। बाकी आज के टाइम पे डिजिटल कॉइन्स भी आ गए हैं, यूपीआई कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांसफर है ना, ये भी मॉडर्न मनी का ही एग्जांपल है, लेकिन करेंसी भी मॉडर्न मनी का ही आता है। अब हम समझेंगे बेटा डिपॉजिट विद बैंक्स। मीनिंग ऑफ डिपॉजिट, तो देखो लोग अपना पैसा दो तरीके से, दो मेन मकसद से अपना पैसा जमा कराते हैं। एक तो उनके पास खुद के जनरली क्या होता है ना, लोग अपना पैसा रखते हैं दो तरीके से। एक तो उनके पास कैश इन हैंड, डेली की जरूरतें के पैसा पड़ा हुआ होता है, और दूसरा वो अपना बैंक जमा करा देते हैं बैंक। मतलब आपके पास दो तरीके का पैसा है, एक आपके पास जो आपके घर में पड़ा हुआ होगी है ना, और एक जो आपने बैंक में जमा करा रखा है। ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने सारे पैसे को, जितना भी बहुत सारा पैसा है उसको अपने रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल तो नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल है, एक वर्कर को जब सैलरी मिली हर महीने के मंथ में, तो वो एक्स्ट्रा कैश है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अपने बैंक अकाउंट में खाता खुलवा के जमा करा दे, भाई इतना सारा पैसा खुद ना रखे। तो हम लोग अपने पैसे को बैंक में क्यों रखते हैं? तो पहली चीज सेफ्टी एक तो है ना, चोरी ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। दूसरा एक कि बैंक ना आपको उसमें ब्याज भी तो दे देता है जो भी पैसा आप जमा करा रहे हो, तो इसीलिए सो पीपल जो होते हैं ना वो उनका पैसा सेफ भी रहता है और ग्रो भी हो जाता है एक टाइम बाद, ये सारी चीजें चलती है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होती है? जो मनी लोग अपने पास रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो एक डिपॉजिट कहलाता है, और वो जब चाहे तब उसे निकलवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट। बस इतना, कोई दिक्कत समझ में आ गया? बेसिक सी बात है। एग्जाम्पल, आपके पास 5,000 रुपए आपके बैंक में, आप 2,000 रुपए निकाल रहे हो जब भी आपको जरूरत है, तो वो एक डिमांड डिपॉजिट कहला रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपनी डिमांड पे जब मन कर रहा है तब निकलवा रहे हो, ठीक है ना। एक चेक, चेक के बारे में पढ़ेंगे, ये तो हमने बैंक के बारे में पढ़ लिया, डिमांड डिपॉजिट क्या है। अगर हम चेक के बारे में बात करें तो एक कैशलेस पेमेंट होती है, कैशलेस पेमेंट मेथड है ये। बैंक आपको ये फैसिलिटी भी देता है जहां पर आप चेक के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन है ये। कहता है चेक जो होता है ना वो एक पीस है पेपर का, जहां पर आप ऑर्डर करते हो, आप बैंक को ऑर्डर कर रहे हो कि एक सर्टेन अमाउंट जो है ना वो एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में जा रहा है, वो एक पीस ऑफ पेपर है। मतलब चेक एक तरीके का कागज है जो ऑर्डर कर रहा है बैंक को ये कह रहा है कि भैया इस बंदे के खाते में यहां से पैसा डाल रहे हैं, जरा डाल दीजिए, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिया के पास 2,000 रुपए हैं और वो रिया को 2,000 रुपए देने हैं सुरेश को, तो वो उसको चेक लिखेगी, ठीक है ना। और सुरेश क्या करेगा, देखो ध्यान समझना, तो सुरेश क्या करेगा, वो चेक उसको, मतलब रिया ने सुरेश को बोले सुरेश ले लो चेक ले लो, तो सुरेश उस चेक को ले जाएगा अपने बैंक में और बोलेगा कि देखो जी रिया ने मेरे को साइन करके ये दिया है, तो बिना कोई कैश के सुरेश के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से पैसे के तौर पर ही काम करता है। डिमांड डिपॉजिट को आप कभी भी पैसे पेमेंट के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो चेक के जरिए, इसीलिए ये एक सेम फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक तरीके से, समझ रहे हो। मतलब डिमांड डिपॉजिट क्या है, जब मन करे तब पैसा निकलवा देना। तो आप क्या कर सकते हो, चेक ले लो अपना और चेक के जरिए अपनी पेमेंट निकलवा लो खुद के बैंक से, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इसीलिए कि मॉडर्न इकोनॉमी में करेंसी कैश और डिमांड डिपॉजिट दोनों को ही कंसीडर करा जाता है मनी। डिमांड डिपॉजिट एक तरीके चेक भी डिमांड डिपॉजिट ही है। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट क्या, जब मन करे तब पैसा निकलवा देना, और वो चेक के जरिए भी तो हो सकता है कि भैया ये लो चेक, बैंक को बोलो निकाल के देगा। हालांकि चेक का एक प्रॉब्लम है कि चेक 2-3 दिनों में ऑनर होता है, मतलब एक तरीके से 2-3 दिनों में पास होता है चेक, थोड़ा सा 2-3 दिनों में पेमेंट आती है, इसकी एक प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने सुना है शायद अब से नहीं होगा ऐसा, अब से नई पॉलिसीज आ रही है जहां से चेक इमीडिएटली पैसा आ जाएगा। बैंक का रोल क्या है, बैंक का क्या रोल होता है? बैंक का भाई सिंपल सा रोल है क्या, अब देखो बैंक की भी तो अपने को कमाई समझनी है कि बैंक कैसे कमाता होगा, है ना। बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए जब आपको चाहिए पैसा, और बैंक जो होता है ना आपको चेक की पेमेंट भी आप लोगों के बीच में अलाउ कर रहा है। मतलब वो आपको जब पैसा चाहिए तब आपको दे भी रहा है, फिर आपको किसी को चेक देना है वो सारा भी काम करके दे रहा है। बिना बैंक के ये डिमांड डिपॉजिट वाला और चेक पेमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भी और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी एक्स्ट्रा बातें क्या है कि बैंक अकाउंट जनरली 2 तरीके के होते हैं, वैसे बेटा 2 तरीके के नहीं होते, 5 तरीके के होते हैं बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके अलावा आरडी रिकरेंट डिपॉजिट, और एक एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, और उसके अलावा एक और होता है जो सेविंग और करंट का मिक्स होता है। वैसे तो मेजरली 4 होते हैं पर अब 5 टाइप के अकाउंट्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो सेविंग अकाउंट जनरली, करंट अकाउंट ज्यादातर
जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसमें आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ती है, इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट आम जनता, आप लोग होते हैं ना जैसे हम लोग इसमें खुलवाते हैं अपना खाता, क्योंकि इसमें हमें ब्याज मिलता है। अच्छा, करंट अकाउंट में अब एक सवाल आता है कि भैया फिर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अलग अलग क्यों है? भाई अलग अलग फैसिलिटी, इसमें ना कभी कभी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना, एक वर्ड होता है ओवरड्राफ्ट, इसकी फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर आप बहुत अच्छे व्यापारी हो, बैंक आपको जानता भी है, तो आपका कभी जो बैलेंस है ना वो नेगेटिव भी हो जाता है आपके बैंक अकाउंट का। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके बैंक में 5 लाख पड़े, आपने 5,02,000 रुपए का चेक पास कर दिया, तो क्या होगा? चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है, अच्छे खासे व्यापारी आदमी हो, तो बैंक आपका चेक पास कर देगा और आपका नेगेटिव 2,000 रुपये लगा देगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है ना कि वो जनरली करंट अकाउंट में होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट होगा तो भगा देगा बट समझ रहे हो इस तरीके से, ठीक है ना। और ऐसा ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको समझा भी दिया। तो दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आपका नेगेटिव बैलेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में और क्या फर्क है, तो दूसरा बेटा ये है कि सेविंग अकाउंट में भी लिमिट होती है। आप एक दिन में, जैसे यूपीआई भी जब आप कभी करते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो आप 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो करंट अकाउंट हो या कोई दूसरे टाइप का अकाउंट हो, तो वहां लिमिट्स नहीं है, जब मर्जी जितना मर्जी पेमेंट जा सकते हो, ठीक है ना। बाकी लोग जो है ना वो एटीएम को यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर यूज करते हैं, है ना, ताकि जिससे वो अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट के तौर पर निकाल सके। और बैंक जो होता है ना, इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी या ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बढ़ता रहता है बैंक की मदद से। देखो बाकी चेक पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो चेक कैसा दिखाई देता है। अच्छा, जनरली देखो चेक की पेमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जैसे चेक दिखाई दे रहा है आपको, कह रहा है एक पर्सन जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर मतलब जिसका एक अकाउंट है बैंक के साथ और वो पेमेंट करना चाहता है, तो जो भी पैसा देता है वो ड्रॉअर कहलाता है। और ड्रॉअर जो है ना वो एक चेक लिखेगा जिसमें वो इंस्ट्रक्ट करेगा अपने बैंक को कि भैया एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी है, और बैंक जो है ना वो उस पर्सन को जिसको भी वो चेक पे करना है उसको पेमेंट करके इस तरीके से दे देगा। देखो यहाँ क्या पे कितना कर रहा है, डेट वेट जो भी होगी, अमाउंट इन फिगर्स, ठीक है ना। बियरर जिसका, जैसे जिसको आप पे कर रहे हैं जो भी बंदा है, ठीक है ना, उसको वो बंदा, समझ रहे हो, पे ही मतलब जिसको चेक देगा उसको अपना सामान, मतलब सामान कह रहा हूँ, पेमेंट दे देगा, ठीक है ना। चलो बाकी लोन की एक्टिविटीज अब देखो हम समझेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ये वाली चीज कि बैंक कैसे कमाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक कैसे कमाता है, देखो मजा आएगा, ध्यान समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बैंक है, ठीक है ना, और बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये ए पर्सन है और मान लो ए ने क्या करा, सोचा यार बैंक को 1,000 रुपये जमा करा देता हूँ। बैंक ने इसके 1,000 रुपये ले लिए। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। आरबीआई इसको बोलेगा कितने रुपए लिए, बोले 1,000 रुपये। बोले अच्छा, अब एक काम कर, इस 1,000 रुपये में से तू 200 रुपये या 400 रुपये, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है हर आरबीआई की, डिसाइड होती है और चेंज करता रहता है आरबीआई। इतने रुपए बेटा तू अपने पास ही रखेगा, उसके हिसाब से मान लो कितने बच गए, फॉर एग्जांपल 400 थे तो 600 बच गए। इसका तू लोगों को लोन दे दे, क्योंकि बैंक से एक ही काम थोड़ी ना करेगा, बैंक इसका लोन दे देगा। अच्छा, बैंक आपको फॉर एग्जांपल 2% लोन दे रहा है हर साल, तो बैंक आपको 1,000 रुपये में कितना वापस कर देगा? बैंक ज्यादा लोन थोड़ी ना देता है, इंडियन बैंक तो नहीं देते ज्यादा, 20 रुपए ना, 20 रुपए आपको बैंक वापस करेगा 1 साल बाद, अगर आपने 1,000 रुपये जमा करा रखे। वो जायज बात है, अब 1,000 रुपये तो पूरे साल रखोगे नहीं, ऊपर नीचे करते रहोगे, तो इसलिए ब्याज कम ज्यादा होकर चलता रहे। अच्छा, बैंक ने 600 रुपये को क्या करा, फॉर एग्जाम्पल बी है, उसको लोन दे दिया। अब बैंक बोलेगा भाई साहब, वो बी बोलेगा भाई साहब ये 600 रुपये लोन तो दे रहे हो, कितना रुपए वापस करना है, ब्याज कितना देना है इसका? बैंक बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ 8%। बैंक बोला कुछ नहीं, सिर्फ 8% आपको ब्याज, क्योंकि लोन ले रहा ना, इतना तो बैंक तो लेगा, बैंक लोन आसानी से थोड़ा ना देगा किसी को। अब बैंक 600 रुपये पे 8% मांग रहा है, कितना होगा? अगर इसका मैं 1% मानू तो 6, 6 8 जा 48, सोचो, ये ले लिया, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को मान लू, ये 400 रुपये क्यों स्टोर कर रखे, बताओगे आरबीआई ने क्यों रखवाए? भाई आ जाए अगले दिन कि भैया मेरे को तो 200 रुपये वापस निकालने अगले दिन ही, मान लो है, या कितने भी निकलवाने हो भाई साहब। तो भाई इसलिए बैंक बोलता है भाई देख, जितने ही लोग जमा करा रहे हैं 4-4 5-5 लाख, कोई, अब देखो आपके प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ 1,000 की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए के लोग जमा है। तो इसीलिए हर बंदा रोज नहीं निकलवाता, सालों साल चल रहे होते हैं लोगों के पास पैसे, तो बहुत कम ही निकलवाते हैं। इसलिए बैंक, आरबीआई बोलता है कि भाई कम से कम इतना पैसा तो तुझे रखना ही है अपने पास। और बाकी 48 रुपए है, 20 रुपए का ब्याज दे देगा,
कितने रुपए रहेगा? 28 रुपए। 28 रुपए बैंक का मुनाफा, बैंक अपने आप को चलाएगा। दिस इज हाउ बैंक अर्न्स मनी। समझ रहे हो? बैंक इस तरीके से काम करता है। समझ में आया? ठीक है ना? और ये जो कहलाता है अपने पास मेंटेन रखता है, ये एक रेशो कहलाता है जिसे एसएलआर या सीआरआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या कैश रिजर्व रेशो। चलो, तो मैंने आपको समझाया ना, वो चित्र के थ्रू भी देखो मैंने समझा दिया। डिपॉजिटर है, बैंक पे डिपॉजिट करता है, बोरोवर फिर लोन लेता है, ये इंटरेस्ट मिलता है इसको, वो इंटरेस्ट ऑन लोन देता है। इस तरीके से बैंक जो है लोगों से पैसा चार्ज करता है। इसके अलावा बैंक और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। जो बैंक है उनकी लोन एक्टिविटीज क्या होती है। इससे पहले हम लोग समझ लिए हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि बैंक कैसे अर्न करता है। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेता है और उसको लोन दे देता है उन्हीं लोगों को जिनको लोन की जरूरत हो, और इस तरीके से अपनी इनकम को वो जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो व्हाट डू बैंक्स डू विद डिपॉजिट्स। ये जो बैंक है, आप देखो यही चीज जो मैं आपको समझा चुका हूँ वही आएगा कि बैंक के पास जब आप पैसा जमा कराते हो तो बैंक करते क्या है। तो बैंक उस पैसे को सारा जो है ना अपने लॉकर्स में भी नहीं डालते, छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेते हैं और बचे हुए पार्ट को वो लोन दे देते हैं लोगों को। एग्जाम्पल, बैंक जो है ना वो इंडिया में 5% अपनी टोटल डिपॉजिट को कैश में रखते हैं, और ये बहुत छोटा सा पार्ट है जिससे कल को कोई कस्टमर आए, पैसा निकाले, लेन देन हो तो वो उसके लिए काम आ जाए। सिंस नॉट एवरीवन विड्रॉज मनी एट द सेम टाइम, तो इसलिए बैंक जो है ना वो सेफली बचा हुआ 95% अपने पास रख सकता है और आगे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट ये रेट अगर आप पढ़ना चाहोगे कितना है तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, बैंक जो है वो लोन क्यों देते हैं? हमेशा हाई डिमांड रहती है लोन्स की, बिजनेस के लिए, फार्मिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउस के लिए, व्हीकल्स के लिए। तो बैंक जो होता है ना, जो लोगों का जमा कराया हुआ पैसा है उसी को लोगों को लोन दे देता है जिनको उसकी जरूरत है। तो एक तरीके से बैंक जो है ना वो मेडिएटर, मतलब बीच का बिचौलिया एक तरीके से इस तरीके से काम करता है, और बैंक थोड़ा सेफ होता है, लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो डिपॉजिटर जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में जमा कराता है, और बोरोवर जिसको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है वो बैंक से ले लेता है। ठीक है ना? वो बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? तो बैंक देखो सिंपल सी बात है, बैंक ब्याज देते हैं डिपॉजिटर को, छोटा सा अमाउंट देते हैं, है ना। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो आपको ब्याज मिलता है, लेकिन जब वो लोन देते हैं ना लोगों को तो वो उनसे हाईयर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोग। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल देके समझा दिया था, है ना। तो जो डिफरेंस होता है जो लेते हैं और फिर जो बाद में वो डिपॉजिट्स को पे करते हैं, और वही उनका मेन सोर्स कहलाता है। एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक बैंक ने 4% इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट पे दिया, लेकिन लोन पे 9% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक कम से कम 5% की कमाई कर लेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? चला आगे। कंक्लूजन यही है कि बैंक जो होता है वो छोटी सी अमाउंट अपने पास रखता है, बाकी को वो लोन दे देता है, और इसी से उसका इंटरेस्ट डिफरेंस बनता है, और यही उसका, समझ रहे हो। बाकी 5% जो होता है ना कैश अपने पास रखता है उसको कैश रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और बेटा ये बात ध्यान रखना, आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक अपने पास कितना पैसा रखेगा। ठीक है ना? और बैंक का जो लोन है वो हेल्प करता है ट्रेड, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इन सबकी ग्रोथ में। इवन मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा हो कम हो इसको भी कंट्रोल करवाता है आरबीआई। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाए, उसको कम करना हो, ये सब भी आरबीआई बैंक से ट्राई करवाता है। मैं एक चिन्ना सा एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ आए। अच्छा, ऐसा होता है, वो लॉजिक ये है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स का काम होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो मनी का वैल्यू कम हो जाएगा। मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, लोग आपस में एक दूसरे को मनी का लेन देन ज्यादा करेंगे तो मनी का वैल्यू कम होगा, और चीजें जो है ना वो थोड़ी अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो उस केस में आरबीआई ना बैंक को बोलता है, कमर्शियल बैंक को, कि लोगों को लोन मत दो। जब लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा। लेकिन कमर्शियल बैंक बोलेगा हम फिर क्या करेगा, हम क्या करेगा। तो आरबीआई बोलता है तू मुझे लोन दे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो, जो मैं आगे बाई चांस अगर फ्यूचर कॉमर्स करोगे तब समझाऊंगा। और ऐसे ही आरबीआई बैंक से लोन लेता है और बैंक भी आरबीआई को लोन देता है। ये चीजें चलती हैं उल्टी पुल्टी आपस में, सिचुएशन वाइज चलती है। मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब मनी सप्लाई बहुत कम है, कमर्शियल बैंक आपको लोन देगा, ये इंटरेस्ट रेट भी मार्केट में आरबीआई डिसाइड करेगा कितने पे देना कितने पे नहीं। फॉर एग्जांपल आप ज्यादा पे दे रहे हो तो लोग लोन लेंगे, इंसान को ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा,
तो इंसान वहां से खरीदेगा ना जहाँ से कम ब्याज भरना पड़े। और मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोग पैसा ही नहीं खर्च करना चाह रहे। तो उस टाइम पर आरबीआई बैंक को क्या बोलेगा कि जो इंटरेस्ट का रेट है ना उसको थोड़ा कम कर दो, ताकि मार्केट में जब लोग आकर्षित होंगे कि अरे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लोन लेने लग जाएंगे। तो मनी सप्लाई ऐसे कंट्रोल करता है, सोचो आरबीआई, मतलब चीजें हैं, ठीक है ना। अभी तो क्या बहुत आपने बेसिक बेसिक बातें कर रहे हो, आप जस्ट चीजें समझ रहे हो कि अच्छा बैंक ये काम करता है, अच्छा बैंक ऐसा है, ठीक है। बाकी देखो ये एक्टिविटीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। डिपॉजिटर बैंक को पैसा देता है और वही पैसा बैंक बोरोवर से लेता है। बाकी डिपॉजिटर को पैसा मिलता है डिपॉजिट पे और बोरोवर को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है बेटा। दो क्रेडिट सिचुएशंस हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया क्रेडिट होता क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो क्रेडिट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर लेंडर मतलब जो लोन दे रहा है वो मनी देता है या गुड्स देता है या सर्विस देता है, बोरोवर जो उधार ले रहा है इस प्रॉमिस के साथ कि वो उसे वापस फ्यूचर में पैसा दे देगा। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट, उधार देना, है ना। ये उसकी एक डेफिनेशन थी। हम इस क्रेडिट को बहुत सारी फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोन लेना बिजनेस के लिए, फार्मिंग खेती के लिए, घर के लिए हाउस लोन लेना, एजुकेशन लोन लेना, या इवन गुड्स इंस्टॉलमेंट में खरीदना, तो वो ईएमआई जिसे हम कहते हैं ना, वो भी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपए की कोई चीज खरीद के आए हो और आपने स्टार्टिंग में 25,000 रुपए दे दिए और 25,000 रुपए की आपने किस्त बंधवा ली, तो दिस इज डाउन पेमेंट, है ना। और फिर जो ईएमआई रह जाती है इंस्टॉलमेंट, वो आपकी, है ना, एवरी मंथ जो भी चीजें बनेगी, है ना, वो हो जाती है, समझे। बाकी अब इसको हम सिचुएशन वाइज समझेंगे, क्रेडिट की सिचुएशन हमें समझने, हमारा जो टॉपिक है उससे, लेकिन उससे पहले हमने क्रेडिट समझ लिया, उधार देना। दो सिचुएशन समझेंगे बेटा। एक हम सिचुएशन समझेंगे सलीम की कहानी, है ना, और वो फेस्टिवल सीजन है, समझते। सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर, जूते बनाता है। फेस्टिवल सीजन में उसको एक बड़ा ऑर्डर आया 3,000 पेयर बनाने जूते के एक ट्रेडर से। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे जायज बात है वर्कर्स ज्यादा चाहिए और कच्चा माल ज्यादा चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसा ही नहीं है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके पास बड़ा ऑर्डर आया, अब उसके पास पैसा कम है, ज्यादा पैसे के लिए उसको उधार लेना पड़ेगा ताकि वो बड़ा ऑर्डर पूरा कर सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके, है ना। तो अच्छा, वर्कर्स कैसे, जैसे स्टिचिंग या पेस्टिंग के लिए, और रॉ मटेरियल जैसे लेदर, ग्लू, ये सब धागे वागे चाहिए हो। तो क्या हुआ, लेदर का जो सप्लायर है जिसने उसको बोला कि भाई मुझे तेरे से थोड़ा सामान चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, जैसे लेदर चाहिए थी रॉ मटेरियल, तो लेदर के सप्लायर ने उसको लेदर का सप्लाई कर दिया और उसने, सलीम ने बोला भाई साहब पक्का मैं आपको वापस दे दूंगा, इसका प्रॉमिस करा। ट्रेडर ने, जो जिसको सामान बेचना था, जिसने बोला था कि भाई फेस्टिव सीजन है मुझे इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए, उससे भी इसने बोला भाई साहब मैं आपका ऑर्डर बना तो दूंगा, इतना बड़ा ऑर्डर है, मुझे थोड़ा क्या कर दो, उधार दे दो। तो उसने भी थोड़ा उसे एडवांस कैश पेमेंट करी थी 1,000 पेयर्स की, तो थोड़ी बहुत, ताकि ना वो बंदा अपना उठा सके कर्जा वर्जा, ना ज्यादा उसको करना ना पड़े। सलीम ने अपने ऑर्डर टाइम पे पूरा करा, अच्छा खासा मुनाफा कमाया, जो उसके सप्लायर और ट्रेडर थे उनका पैसा भी रीपे कर दिया। इससे हुआ क्या कि एक क्रेडिट ऐसी सिचुएशन थी जहां पे सलीम की मदद हो गई, उसकी इनकम बढ़िया हो गई। क्रेडिट उसके लिए यूजफुल और पॉजिटिव रहा क्योंकि सलीम ने अपना टाइम पे सारी चीजें पूरी कर दी मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सेकंड स्टोरी समझते हैं। सेकंड स्टोरी क्या हुआ, सेकंड सिचुएशन है स्वप्ना की स्टोरी। एक फार्मर्स की प्रॉब्लम है। स्वप्ना एक छोटा सा किसान, मतलब लड़का लड़की पता लड़की है। स्वप्ना एक छोटी सी किसान है, मतलब ठीक है ना, और ग्राउंडनट की खेती करती है 3 एकड़ जमीन में, ठीक है ना। तो उसने लोन लिया मनी लेंडर से ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीद सके, और होप कर रही है कि उसको एक हार्वेस्ट कटाई के बाद सारा लोन चुका देगी जब अच्छी खासी खेती हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, उसकी खेती पर अटैक हो गया पेस्ट के द्वारा, जानवर थोड़े बहुत इस तरीके से, या फिर उसकी खेती खराब हो गई। इवन आफ्टर जब उसने स्प्रे करा पेस्टिसाइड्स को भी, लेकिन फिर भी क्रॉप उसकी फेल हो चुकी थी और वो अपना लोन पे नहीं कर पाई और इंटरेस्ट उसका बढ़ता गया और कर्जे में बहुत ज्यादा हो गया। क्या, जो उसका डेप्ट है, कर्जा है ना, वो बहुत ज्यादा अगले साल के लिए बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर उसने क्या करा, फिर से एक नया लोन लिया, लेकिन आफ्टर अ नॉर्मल हार्वेस्ट उसकी इनकम इतनी ज्यादा, मतलब अगले साल उसने फिर लोन लिया, ठीक है ना। जब उसने फिर लोन लिया तो उसकी इनकम अगले साल इतनी ज्यादा नहीं हो पाई कि वो अपना पुराना कर्जा चुका सके, और बाद में उसको हुआ क्या, अपना कुछ जमीन का हिस्सा पे करना पड़ा, ठीक है ना। रिजल्ट हुआ क्या, क्रेडिट में ट्रैप्ड हो गई। इसे कहते हैं डेप्ट ट्रैप, डेट ट्रैप, डीबीटी, डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा, कोई पूछे डेप्ट क्या मतलब कर्जा, ट्रैप मतलब जाल, कर्ज के जाल में। जैसे बेटा डेप्ट ट्रैप होता है। डेप्ट ट्रैप आपसे कोई पूछे तो इतना बोलना कि डेप्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंसान अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा और वो दोबारा कर्जा ले रहा है अपना पुराना कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए। सोचो,
तो ये डेब्ट ट्रैप है, ठीक है ना। दोनों को कंपेयर कर लो बेटा, एक ने तो लोन लिया लेकिन उसकी चीजें फायदेमंद साबित हुई, एक का लोन वाला नुकसान पड़ गया ना, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया बेटा, ठीक है ना। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है? डेब्ट ट्रैप जब होता है जब एक बोरोवर अपना लोन को रीपे नहीं कर पाता और वो नया लोन लेता है पुराने को चुकाने के लिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और लोन उसका बढ़ता जाता है और बोरोवर जो है ना उसको फिर अपनी संपत्तियां या चीजों को बेचना पड़ता है ताकि वो उस कर्ज से मुक्त हो जाए, ठीक है। कंक्लूजन ये कि क्रेडिट जो है ना वो हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी इनकम इंप्रूव कर देगा। डेब्ट ट्रैप का मतलब समझते हैं। तो डेब्ट ट्रैप हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक बंदा लोन लेता है और वो अपना लोन नहीं चुका पाता है ना, तो फिर वो दोबारा नया लोन लेता है ताकि वो पुराना लोन चुका सके, ठीक है ना। और फिर उसमें उसको अपनी पुरानी संपत्तियां जो भी उसके पास चीजें हैं कोलेट्रल जो वो गिरवी रखवाता है वो उसे बेचनी पड़ जाती है, ठीक है ना। कंक्लूजन ये निकलता कि क्रेडिट जो है ना वो हार्मफुल भी है और आपके लिए फायदेमंद भी है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उससे यूज क्या है और आपके साथ सरकमस्टेंसेस कैसे हुए। बाकी ये वाइजली आप यूज करो, है ना, और टाइम से इसको पे करो तो आपकी इनकम बढ़ेगी। और वहीं पर अगर आपकी इनकम फेल होती है या इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है तो ये एक डेट की प्रॉब्लम्स, मतलब कर्जे की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके लिए। एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप रखना चाहो तो आप कह सकते हो कि क्रेडिट यूज़ करा जाता है प्रोडक्शंस या बिजनेस के लिए, जो जनरली गुड है बिजनेस के लिए कि इनकम जनरेट हो जाती है। क्योंकि बेटा देखो, अगर आप समझो कि कोई भी बिजनेस है तो आप खुद से पैसा लगाओगे, दैट इज ओके, लेकिन आप अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो तो बिना कर्जे के या बिना लोन लिए आप बिजनेस को लंबे स्तर पर या ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं कमा सकते। भाई अगर आप मार्केट में ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर नहीं है पैसा तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेकर ही तो लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है। क्रेडिट जो है वो पर्सनल यूज के लिए लिया या इमरजेंसी के लिए लिया तो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए, अगर आपके पास रीपेमेंट का सोर्स नहीं है तो कहाँ से लाओगे, है ना। बाकी फार्मर जो होते हैं वो ज्यादातर रिस्क पे होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं मौसम पे, पेस्ट पे, या मार्केट में क्या प्राइसेस रहेगा उस पर। क्योंकि अगर वो सारी कंडीशंस, एक भी कंडीशन ऊपर नीचे हुई तो उनका जो लोन रीपेमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और वो किस में फंस जाएंगे? डेट ट्रैप के अंदर, ठीक है। चले बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी क्रेडिट इन रूरल एरियाज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेट ट्रैप, क्योंकि हम गांव के इलाकों में क्या प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन जो जरूरत होती है क्रेडिट की गांव इलाकों में वो पड़ते हैं। तो गांव में जनरली इंसान लोन किस लिए लेगा? अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, है क्या ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसको अपना जो अर्निंग जब होगी ना उसकी, उससे पहले उसे बहुत सारा पैसा चाहिए रहता है। उसको बीज सीड्स के ऊपर पैसा खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के ऊपर, पानी, बिजली, है ना, रिपेयर करना हो टूल्स या मशीन को, इन सब पे बेटा उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये पैसा ऐसा है कि पहले उसे प्रॉपर अच्छे से लगाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन हो पाएगी, तभी चीजें बन पाएगी। ये सारी चीजें बिफोर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से पहले उसे सारी कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो फार्मर जो है ना वो बोरो करता है मनी को शुरुआत में सीजन में, और फिर जब वापस रीपेमेंट कब करेगा? जब उसको क्रॉप्स को बेच देगा। तो रीपेमेंट फिर उसकी डिपेंड करती है उसकी इनकम के ऊपर, है ना। तो फार्मर की काबिलियत के ऊपर है कि वो अपना लोन रीपे कर पाया कंप्लीटली, या कैसा उसका खेती हुआ, कितना उसने बेचा, और फिर उस हिसाब से कितना वो लोन चुका पा रहा है। अगर क्रॉप आपको अच्छी इनकम दे रही है तो जायज बात है फिर आप अच्छा खासा अपना लोन को चुका देंगे। लेकिन अगर क्रॉप आपका फेल हो गया तो इसका मतलब रीपेमेंट जो है ना वो इम्पॉसिबल। अगर आपकी क्रॉप फेल हो गई, जो आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया वो डूब गया सारा, तो आप नहीं कर सकते ना, फिर तो फिर आप खत्म सी, ठीक है ना। बाकी ये स्वप्ना का केस पढ़ते हैं, डेब्ट ट्रैप का एग्जाम्पल है। कहता है स्वप्ना के केस में उसका क्रॉप जो है ना वो फेल हो गया था क्योंकि पेस्ट ने अटैक कर दिया था। उसने ट्राई करा कि वो एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स खरीदे लेकिन वो खरीद नहीं सकी, या चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। तो फिर वो अपना लोन नहीं दे पाई मनी लेंडर को, फिर डेप्ट उसका, कर्जा उसका बढ़ता गया हर साल, और फाइनली उसको कर्जा पूरा खत्म करने के लिए अपनी जमीन का कुछ ना कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। व्हेन इज क्रेडिट हेल्पफुल एंड व्हेन इट इज हार्मफुल? तो क्रेडिट आपका हेल्पफुल और हार्मफुल कब है ये आप समझ ही गए हो। क्रेडिट आपका यूजफुल जब ही है जब उसमें रिस्क कम है और कुछ सपोर्ट भी है, जैसे क्रॉप का इंश्योरेंस, गुड प्राइसेस, या आपको बैंक से कभी कभी बुरे समय में मदद मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रेडिट है वो हेल्पफुल है। अदरवाइज वो हार्मफुल है। कैसे? अगर बोरोवर अर्न करता है इनफ रीपे करने के लिए, जैसे सलीम सलीम का जो केस था शू मैन्युफैक्चर का, है ना, तो उस केस में क्रेडिट उसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर बोरोवर जो है ना वो लॉस फेस करता है और रीपे नहीं कर सकता तो स्वप्ना का
केस पड़ जाएगा उसको, ठीक है ना। क्रेडिट पावरफुल टूल भी है जिससे आपकी इनकम और डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए बोझ भी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, अगर बोरोवर ने लॉस फेस करा या हाई इंटरेस्ट रेट फेस करा। बाकी क्रेडिट हेल्प करेगा हार्म करेगा, वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ रिस्क पे, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे टाइप का बिजनेस रन करो जिसमें रिस्क लो हो, और फिर उससे क्या हो, जब रिस्क लो होगा तो आपका चांसेस है कि आप ज़्यादा नहीं डूब पाओगे लोन के अंदर। अगर आप मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, रिस्क जितना मतलब रिस्क जितना ज़्यादा लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि इनकम उतनी ज़्यादा करना चाहते हो। इनकम ज़्यादा करने के लिए तो इंसान रिस्क लेता है, लेकिन वो रिस्क भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस या काइंड ऑफ बिजनेस विच यू आर रनिंग, है ना। सो दो चार तरीके, जैसे फल फ्रूट का कोई बिजनेस चलाता है तो ये रिस्की है थोड़ा सा, पेरिशेबल गुड्स है, एक टाइम बाद सड़ गल जाते हैं जल्दी से, मौसम पे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अलग अलग चीजों का बेटा अलग अलग चीजों से प्रभाव पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है नूरज सर? चलो आगे। एक्स्ट्रा फैक्ट पे अगर हम बात करें तो इंडिया में ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स है ना, वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते हैं और वो उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है ना। इसीलिए डेब्ट ट्रैप बड़ा ही कॉमन है कि लोग फंस जाते हैं डेब्ट ट्रैप के अंदर। गवर्नमेंट्स और बैंक्स जो है ना वो ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट सरकार और बैंक ट्राई करते हैं कि आपको सस्ता क्रेडिट दे, ठीक है ना, फार्मर्स को, जिससे कुछ स्कीम्स जैसे हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है इसको हम आगे जाके समझ। बाकी क्रॉप के इंश्योरेंस की बात करें तो क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को लॉसेस से, जैसे मान लो बुरा वेदर हो गया, पेस्ट या क्रॉप फेलियर हो गया, तो क्रॉप का इंश्योरेंस भी करा लेते हैं ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी बेटा टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पीडीएफ का, दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जब आप कभी उधार लेते हो तो उस पर टर्म्स मैटर करती हैं, कि कभी उधार लेने जाओ तो ऐसे थोड़ी ना कि भैया उधार चाहिए लो ले लो ले जाओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। कुछ कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके आधार पर आपको लोन मिलता है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, जब भी कोई इंसान लोन लेता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, रूल्स होते हैं जो उससे अटैच होते हैं, ये कहलाती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जब भी आप कभी लोन लेने जा रहे हो तो कुछ कंडीशन या रूल होंगे ना, भाई तुम किससे लोन ले जा रहे हो, भाई मुझे बाबूजी मुझे लोन दे, बेटा लोन तो दे दूंगा पर तू जो भी फिर कंडीशन देंगे बाबूजी, समझ, ऐसा ऐसा करना वैसा वैसा करना, इस तरीके से। एवरी लोन एग्रीमेंट क्लियरली मेंशन, हर लोन एग्रीमेंट में 2 से 3 बातें तो कॉमनली होती हैं। क्या, एक तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, भाई तुझे कितने ब्याज से मुझे, कितना ब्याज दर से मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोलैटरल कितना होगा, कोलैटरल मतलब गिरवी, क्या चीजें तो मुझे गिरवी रखेगा जिसके आधार पर मैं तुझे लोन दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोलैटरल ज्यादा किसी ने बढ़िया अच्छा किसी के पास है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर कोई कोलैटरल कम रखवाए तो इसका मतलब उससे मनी लेंडर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, क्योंकि उसके पास मौका है ना, वो बोलेगा भाई तू कम गिरवी रखवा रहा है तो मैं तेरे से ब्याज चार्ज ज्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे तुझ पे डर है कि तू चुका नहीं पाया तो किससे कैसे भरोसा करूं मैं अपने पैसों का। बाकी रीपेमेंट पे भी डिपेंड करती है कि आप मंथली पे करोगे ईयरली पे। तो बेटा पहली चीज हम अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो इंटरेस्ट रेट वो एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो बोरोवर को पे करना पड़ता है, जो भी अमाउंट उसने उधार लिए, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। इट इज द कॉस्ट बोरोविंग मनी, मतलब भाई जो भी प्रिंसिपल समझते हो ना, थोड़ा बहुत मैथ्स अपन ने करा होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट है जो भी हम निकालते हैं। प्रिंसिपल मतलब जितने भी अमाउंट का आपने लोन लिया है, ठीक है ना, जितना भी अमाउंट आपने बोरो करा है उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज आप मुझे पे करोगे मंथली ईयरली जैसे भी। एग्जाम्पल, अगर रिया बोरो करती है 10,000 एक बैंक से, 10% का इंटरेस्ट है पर ईयर, तो उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपनी 10,000 रुपये के साथ। कोई दिक्कत, ये पर ईयर का था। अगर आप इसे 10% को 12 से डिवाइड कर दोगे तो पर मंथ का पता चल जाएगा, जो कि 1% से भी कम का ब्याज है। समझ रहे हो, ये तो पर ईयर है, समझ रहे हो। अगर मान लो कोई इंसान पर मंथ, तो 12 महीने के हिसाब से साल भर में कितना ब्याज दे रहा होगा, करीबन 24। चीजें आसान है ना। अच्छा, कोलेटरल क्या होती है इसके बाद, कोलेटरल वो चीज जो थोड़ी वैल्यूएबल है और बोरोवर उसको ओन करता है और गिफ्ट देता है लेंडर को सिक्योरिटी के तौर पर, कि भैया कल को मैं आपको टाइम पे दे दूंगा, ये मेरी संपत्ति को आप गिरवी रख लो। अगर बोरोवर फेल हो जाए उसको रीपे में करने में, तो लेंडर जो होता है ना उसकी कोलेटरल को किसी को भी बेच देगा, ठीक है ना। मतलब भाई फॉर एग्जांपल तुमने गाय भैंस गिरवी रखवा दी और लोन ले गए, अब कल को तुम नहीं दे रहे तो तुम्हारी गाय भैंस मेरी है, मैं बेचूं कुछ भी करूं पैसा वसूलूंगा ना मैं, ना कैसे ना कैसे, तो वो कोलेटरल होता है।
बाकी कॉमन एग्जांपल क्या है, इंसान जमीन रखवा सकता है, अपनी गाड़ी रख सकता है, गाय भैंस रख सकता है, ठीक है ना, अपनी कोई बैंक के साथ संपत्ति रख सकता है, इस तरीके से। तो एक तरीके से गारंटी होती है ना। बाकी कोलेटरल का फायदा क्या है ना, कि इससे अगर जो लेंडर्स है, लेंडर मतलब मैं जो लोन दे रहा है बंदा, उसका ना रिस्क का थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, मतलब रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? कल को डूब गया तो क्या करूंगा, कोलेटरल ले लूंगा उस बंदे का, है ना। बाकी अगर बोरोवर जो है ना, उसको और रिस्पॉन्सिबल बना देता है। जिस इंसान ने लोन लिया है वो इंसान और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया कि भैया मैंने तो अपनी संपत्ति भी जमा करी, अगर कल को मैं इसका पैसा लेके भाग गया तो दिक्कत क्या है कि सारी मेरी कोलेटरल ले जाएगा, सारी जो मैं। और लेंडर्स को ये रिकवर करने में लोन को आसान भी करता है कि कल को तो वो बंदा फेल हो जाए लोन देने में तो वो उससे रिकवर कर लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाउएवर जो पीपल है ना, वो उनके पास कोई संपत्ति एसेट्स नहीं होती, जैसे गरीब किसान या लेबर है, तो जायज बात है वो कोलेटरल दे नहीं सकते, तो इसीलिए उनको मुश्किल पड़ जाता है बैंक से लोन लेना, और इसीलिए फिर वो कहाँ जाते हैं, साहूकार या फिर जो भी लेंडर्स है, मनी लेंडर्स है, बाबूजी लोन दे दो, आप ही हो मेरे, इस तरीके से। तो फिर वो बंदा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, देख मैं तुझे लोन तो दे दूंगा पर तेरे पास तो कुछ संपत्ति नहीं है, वो फिर तुझे ज्यादा देना पड़ेगा, फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंसता ही है वो बंदा। कंक्लूजन यही है, शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट रेट पे, कोलेटरल की कंडीशन पे, ठीक है ना, ये दोनों चीजों पे आपकी क्या डिपेंड करती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट किस से आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बाकी प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैं समझा दिया आपको। बाकी लोन अगर कभी भी बिना कोलेटरल के मिले तो अनसिक्योर्ड लोन है, क्या इस चीज में कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं है? अनसिक्योर्ड लोन क्या कहलाएगा? ऐसा लोन जो आपने बिना गिरवी रखे कोई करा। भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं किससे लोन लेकर आ गया और मैंने उस पर कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई, तो ये सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है? अनसिक्योर्ड, क्योंकि वो बंदा कल को मैं भाग जाऊं या कुछ भी करूं तो वो बंदा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, तो अनसिक्योर्ड हो गया ना। सेफ कहाँ है? अनसिक्योर्ड लोन है बेटा। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बाकी कॉमन इन क्रेडिट कार्ड या एसएचजी लोन्स में ये चीज कॉमन होती है, ठीक है ना। बाकी एक हाउस लोन, एक एग्जांपल पढ़ते हैं, मेगा का हाउस है, ठीक है ना, आप बुक में देखोगे, इसमें स्टोरी में बना हुआ आएगा। एक समझते हैं एक्चुअली कैसे लोन काम करता है, मेगा की स्टोरी से समझते हैं। मेगा ने लोन लिया 5 लाख रुपए का बैंक से अपना घर खरीदने के लिए। मेन डिटेल्स क्या थी उसके लोन की, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 5 लाख घर खरीदना है, 12% पर ईयर ब्याज दे रही है, यानी कि एक महीने का कितना हो गया अनुराग शाह, 1%, है ना। इंटरेस्ट रेट अगर 12% एक साल का है तो 12 को 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने, एक और 10 साल के लिए लिया है। मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे करेगी, और जॉब का प्रूफ है, सैलरी स्लिप है, ये सब चीजें उसको चाहिए डॉक्यूमेंट के लिए। और कोलेटरल पे उसका घर का कागज। जब आप हाउस लोन लेने जाते हो ना, तो इसलिए क्यों मिल जाता है आपको कि वो हाउस के कागज जो होते हैं ना वही जमा कर लेते हैं वो, ठीक है, तेरा मकान है तो उसमें भरेगा सारी चीजें। अब ये यही हमने सब कोलेटरल ले ली। तेरे पास कोलेटरल नहीं है ना, तो तेरे घर के जो संपत्ति जो तू जिस चीज का लोन ले रहा है, तेरी वही चीज का हम कोलेटरल जमा करा लेंगे। चलो, तो प्रोसेस कैसे काम करेगा? तो लोन देने से पहले उसको डॉक्यूमेंट सारे जमा कराने थे, अपनी जॉब के बारे में, रेगुलर सैलरी का प्रूफ सब देना था उसको, ठीक है ना। जैसे उसको पेपर मिला, एग्री करा उसने, पेपर्स ऑफ न्यू हाउस, तो वो एज कोलेटरल रखा। जैसे उसके पास कागज साइन होंगे घर के, जैसे उसको लोन देंगे तो लोन देते हैं उसको कागज मिलेगा ना, वो कागज एज अ कोलेटरल कौन रख लेगा, जो हाउस का लोन दे रहा है, जो हाउस लोन दे रहा है वो एज अ कोलेटरल अपने पास रख लेगा। जब कल को सारा कर्जा चुका देगी तो वो वापस उसको कोलेटरल दे दिया जाएगा। इसका मतलब बैंक जो है ना, सारे हाउस के डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा जब तक कि वो उसका इंटरेस्ट के साथ साथ पूरा पैसा चुका ना दे वापस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी क्या हम समझ रहे हैं मेघा के एग्जाम्पल से, तो ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, ये सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट थी, कैसे कैसे वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब आपको लोन चाहिए, उस लोन के बारे में सारी हमारी बैठ के बातचीत, सारी हमारे डील्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। अच्छा, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहता है जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना वो हर किसी इंसान के लिए सेम नहीं होता। मतलब जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आप ले रहे हो वो हर केस में अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना वो हर इंसान के लिए सेम नहीं है, वो चेंज होती है। कैसे? डिपेंड करती है लेंडर कौन है, मतलब लोन कौन दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है, कोऑपरेटिव लोन दे रहा है, मनी लेंडर लोन दे रहा है, या फिर बेटा एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है, ठीक है ना। और बोरोवर ले कौन रहा है भाई, फार्मर ले रहा है, बिजनेस पर्सन ले रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय, अलग अलग लोग ले रहे हैं, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग हो जाएगी ना। भाई मान लो एक फार्मर है, वो कोलेटरल कुछ और जमा कराएगा, एक बिजनेसमैन है कुछ और जमा कराएगा, सैलरी एम्प्लॉयड है कुछ और कराएगा, मनी लेंडर है वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि कोलेटरल उस पर ज्यादातर लोग आएंगे जो उसको कोलेटरल नहीं देंगे। सबका अपना अलग अलग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक लोन जो है ना उसमें देखो लो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें कोलेटरल और कागज जमा कराने पड़ते हैं।
लेकिन वहीं किसी जमींदार से आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा और डॉक्यूमेंट भी आप नहीं दे रहे, क्यों, तो ज्यादा रिस्की हो गया, तो इसलिए वो सिचुएशन होगी। ठीक है ना। इसीलिए मेगा की स्टोरी हमें ये समझाती है कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, कैसे एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती है किसी भी लोन की। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चले आगे। एक्स्ट्रा फैक्ट पे अगर हम बात करें, ईएमआई कुछ नहीं होती, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहलाती है। ठीक है ना। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज द फिक्स अमाउंट अ बोरोवर पेज एवरी मंथ विच इंक्लूड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ईएमआई में जब आप ईएमआई पे करते हो ना, ध्यान रखना ईएमआई में एक और चीज होती है, जैसे आप ईएमआई सेट करवा के आते हो कि ये पर महीने मुझे 4,000 देना है, 5,000 देना है, 6,000 देना है, तो उसमें सिर्फ आप किस्त नहीं चुका रहे होते जिस पे आपने लोन लिया होता है, उस पर आप साइड बाय साइड हर महीने का ब्याज भी दे रहे होते हो, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल की कॉस्ट 12,000 रुपये। अब मान लो जो कंपनी आपको लोन दे रही है, क्योंकि मोबाइल वाले थोड़ी ना देते हैं आपको तो कंपनी फाइनेंस करती है। उन मोबाइल के साथ कनेक्शंस होते हैं, जैसे आपके अपने अपने आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट के साथ आपके रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल होम क्रेडिट एक कंपनी है या बजाज फाइनेंस है, आपको ये सब लोन देते हैं, बहुत सारी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो आप क्या करोगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अगर आप पहली बार करा रहे हो, ऑलरेडी पहले करा चुके हो, तो क्या होता है ना, आपका लोन पास हो जाता है जल्दी। तो जाना हुआ होता है कि हाँ भाई बंदा पहले लोन ले चुका, अच्छा खासा कस्टमर है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी लोन लिया, तो फॉर एग्जाम्पल 12,000 का आपने मोबाइल खरीदा, और उसमें फॉर एग्जाम्पल कि आपको, अब जाहिर बात है कोई आपने कहा जी मैं 6 महीने की किस्त बनवाना चाहता हूँ, या 4 महीने की किस्त बनवाना चाहता हूँ, या मैं 2 बार की या 3 बार की किस्त बनवाना चाहता हूँ। जितने ज़्यादा की बनाओगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट चार्ज होने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 महीने की किस्त बनवाई और कंपनी ने बोला, मान लो 14,000 का फ़ोन था और कंपनी ने बोला हम 1,000 इस पर टोटल जितने भी टाइम पीरियड में आप चुकाओगे उसका 1,000 का ब्याज बन रहा है। ब्याज कैसे बन रहा है इस पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ब्याज बन रहा है इस पर मैं बात कर रहा हूँ। 1,000 का फॉर एग्जाम्पल ब्याज बन रहा है, तो आपको मोबाइल कितने का पड़ेगा, 15,000 का। अब 15,000 में से फॉर एग्जाम्पल आप 4 महीने में पेमेंट कर रहे हो, तो 4 महीने आप पेमेंट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं 5,000 डाउन पेमेंट करूंगा, तो 15 में से आप कितना पे कर दोगे, आज 15 में से आज आप 5 पेमेंट कर रहे हो, अब कितना रह गया, 10। 10 आपको कितने महीने में पे करना है, 4 महीने में। 4 महीने में तो हर महीने आप कितना दोगे, 2.5। तो 2.5 जो आप दे रहे हो ना, वो प्रिंसिपल यानी कि जितने का फोन खरीदा वो तो चुका रहे हो, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज होकर आप पेमेंट कर रहे हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होगे। तो अगर मेगा फेल हो जाती, बैंक क्या कहते हैं, हाउस को मतलब बैंक अगर मेगा फेल हो जाती पे करना, तो बैंक जो होता फिर वो क्या करता है, उसका हाउस बेच देता या खुद अपने घर रहने लग जाता या अपना ऑफिस बना लेता ऐसे, है ना। या बैंक यूजुअली देखो, बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करते हैं ना मनी लेंडर से, बाकी एक आपका स्टेडी इनकम होता है, गुड क्रेडिट हिस्ट्री होता है, तो फिर आपको लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल है विलेज सोनपुर। क्रेडिट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं बेटा, ध्यान समझना। नॉट एवरीवन गेट लोन्स फ्रॉम द सेम सोर्स अंडर द सेम कंडीशन। भाई हर इंसान को सेम कंडीशन से सेम जगह से लोन, सेम जगह सेम कंडीशन से लोन नहीं मिलता। पीपल बोरो करते हैं मनी को अलग अलग लेंडर से, जैसे कोई बैंक से, कोई ट्रेडर से, कोई मनी लेंडर से, कोई एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर मतलब जो कौन हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और एम्प्लॉयर जो उसको काम देता है, जो काम पे रख रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर आप समझ गए, एम्प्लॉयर क्यों देता होगा लोन, भैया भैया मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मुझे लोन दे दो, इस तरीके से। हर तरीके के लोन में अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है, अलग अलग कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकती है, अलग अलग रीपेमेंट का मेथड हो सकता है। तो एक काम करते हैं, रोहित रंजन की बात करते हैं, जो क्या कहते हैं सोनपुर में है, बात करते हैं क्या क्या है। तो केस 1 देखो, श्यामल है, एक छोटा सा फार्मर है, उसकी जमीन इतनी है 1.5 एकड़ की, और कल्टीवेशन के लिए उसको सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदने। सोर्स लोन कहाँ से लिया उसने, तो शुरुआत में तो मनी लेंडर के पास गया, पर मंथ 5% है, तो पूरे साल का बता सकते हो कितना हो गया, 60%। सोचो, मतलब अगर वो 1 लाख का लोन ले रहा है तो उसको एक साल में 1,60,000 रुपये देना पड़ेगा बेटा, है ना। हाँ वो बात अलग है कि वो मंथली जितना पेमेंट वापस करता जाएगा फिर उतने पे कम ब्याज लगेगा, वो तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। बाकी 60% पर ईयर, देखो यहाँ लिखा भी दिया। और वहीं पे एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चरल व्यापारी है, उसने 3% पर मंथ पे दिया, जो 36% पर ईयर हो गया। लोन की कंडीशन तो मतलब देखो उसने कहाँ कहाँ से, पहले तो उसने यहाँ से लोन लिया, अब यहाँ से लिया, ठीक है ना। लोन की कंडीशन क्या है, जो ट्रेडर है उसने फार्म इनपुट दिया क्रेडिट पे एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। तो मतलब सबसे पहले ट्रेडर ने उसे लोन दिया किस चीज पे, फार्म के इनपुट। इनपुट मतलब भाई तुम बीज खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, उस चीज पे उसको लोन दे दिया, ठीक है ना, सीजन के शुरू होते ही।
श्यामल को जायज बात है कटाई के बाद उसको पे करना पड़ेगा जैसे उसकी खेती हो जाएगी, और उसको जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ उसी ट्रेडर को बेचना पड़ेगा। ये भी एक खतरनाक चीज है। मतलब ट्रेडर ने बोला कि तुझे मैं लोन दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू एक काम कर, मुझसे लोन ले, खेती कर, ठीक है ना, 3% पर मंथ है, 36% पूरे साल का हो गया, 24% कम है, कहीं ना कहीं फायदा तो है, सारे बीज की दुकान भी मेरी है, मुझसे ही लेके जा, ठीक है ना, और यही तेरा लोन है, जितने रुपए का लेके जाएगा मैं उतने रुपए का गिन लूंगा सामान। उसके बाद खेती कर, खेती करने के बाद जितना भी सारा सामान बेचना है वो सारा मुझे ही आके बेच, ठीक है ना, जो भी मार्केट रेट होगा या जो भी मैं अपना डिसाइड करूंगा रेट उसी पे मुझे बेचेगा, और तेरा जितना ज्यादा बेचता जाएगा उतना ज्यादा कर्जा चुकता जाएगा। समझ रहे हो? तो वही इस तरीके से ट्रेडर जो है ना वो अपने पैसे को वापस लेता है और वो सस्ते में भी खरीद लेता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बेकार है ना, है जिससे क्या कहते हैं जब प्राइस लो थे तो बाद में हायर प्राइस हुई जिससे ज्यादा कमाई हो सके। मतलब वही है ना। चले आगे। रिजल्ट हुआ क्या, शाम को आसानी से श्यामलाल को आराम से लोन मिल गया, लेकिन वो आजादी खो गया कि वो जहां मर्जी चाहे वहां पर बेच सके, है ना। तो जो क्रेडिट है उसने उसकी थोड़ी मदद करी, लेकिन वो थोड़ा ट्रेडर पे क्या हो गया बेटा, डिपेंडेंट हो गया। तो अरुण की बात करते हैं, मीडियम फार्मर है, 7 एकड़ थोड़ी बड़ी जमीन है बेटा, ठीक है ना। सोर्स क्या है, बैंक से लोन ले रहा है ये। अच्छा ये बैंक से लोन क्यों ले पा रहा है भाई, कोलेटरल कितनी है इसके पास जमा कराने की, अपनी जमीन ही दे देगा, है कि नहीं। इंटरेस्ट रेट उसे 8-8.5% पर ईयर है। सोचिए पर ईयर है, वो 36% और 60 दे रहे थे, ये 8.5 दे रहा है। कितना हिस्सा तो इसका यही बच गया, अगर कल को डूब भी जाए तो ये आराम से चुका भी सकता है एक आध 2 साल बाद, है ना। रीपेमेंट टाइम भी 3 साल है, बताओ। मतलब रीपेमेंट भी बोला कि कोई नहीं बाबूजी 3 साल बाद दे देना, 2 बार खेती कर लेगा, इतनी देर तो है कि नहीं। चलो आगे। लोन की कंडीशन क्या है, बैंक लोन लिया इसने खेती के लिए, और इसको अपना जैसे इसने खेती बेची, अब किसी को भी बेच सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना क्या कहते हैं बाकी जो बच गया जैसे कोल्ड स्टोरेज में उसने स्टोर कर लिया, और फिर एक नया लोन लिया बैंक से, और कोल्ड स्टोरेज को रिसिप्ट के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। सोचो, मतलब जो उसने सामान स्टोर कर रखा था उसी को कोलेटरल देकर उसने क्या कहते हैं लोन ले लिया फिर से। तो फैसिलिटी ये सिर्फ बैंक बोरोवर्स के लिए ही होती है, ये जरूरी नहीं है हर बंदे के लिए हो। इस वजह से जो अरुण है ना वो एक बेटर और सेफर लोन अरेंजमेंट अपने लिए कर पाता। बड़ा शाना निकला देखो अरुण, तो है कि नहीं। अरुण की इनकम बढ़ गई और उसको लो इंटरेस्ट पे फ्लेक्सिबल रीपेमेंट और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला बैंक से, और ये क्रेडिट जो था फुल्ली बेनिफिशियल था उसके लिए। अब तीसरा केस रामा, रामा है ना। हर एम्प्लॉयर लड़की, मतलब हर एम्प्लॉयर मतलब उस लड़की की एम्प्लॉयर ना, उसकी एम्प्लॉयर उसकी लैंड ओनर थी। उसने कहा 5% पर मंथ यानी कि 60% पे ब्याज दूंगी। भैया लोन का पर्पस क्या था, अपने रोज के खर्चों के लिए, ठीक है ना, बीमारी के लिए और फैमिली फंक्शन के लिए। अरे खेती तो कहीं है ही नहीं। लोन की कंडीशन क्या, लोन ले रही है जब भी उसको चाहिए हो, और वो उसके लिए एक तरीके से बिकना हो गया ये, कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी काम करती रहूंगी, ठीक है ना, और जब भी मुझे पैसा चाहिए तो मुझे दे देना। तो वो एक तरीके से नया लोन ले रही है, पूरा मतलब शी ऑफन टेक्स अ न्यू लोन, नया लोन ले रही है, पुराना चुकाया नहीं, और उसका कर्जा बढ़ता जा रहा है। करंटली उसको भी 5,000 रुपये देना है, और लैंड ओनर उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है, भगा देता है, मार पिटाई भी हो जाती होगी, और वो उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि वही उसका एकमात्र उधार का जरिया है। रिजल्ट यही हुआ कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई अपने एम्प्लॉयर पे, और पुअर लोगों को ये सफर करना पड़ता है। बाकी बेटा ये तीनों कंपैरिजन आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कंक्लूजन क्या निकला, ये एग्जांपल हमें दिखाता है कि जो अलग अलग लोग हैं उनके पास अलग अलग टाइप की क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, और जो अमीर है और उसको सस्ता और सेफ बैंक लोन मिल जाता है, और जो गरीब है वो डिपेंड करता है प्राइवेट लैंडर्स और एम्प्लॉयर पे, जैसे हाई इंटरेस्ट ज्यादा और अनफेयर कंडीशन फेस करनी पड़ती है। यही एक रीजन है कि बैंक और कोऑपरेटिव बढ़ते गए हैं लोन देना गरीब लोगों को, और वो चीप और फेयर लोन्स भी देते हैं, ठीक है ना। और ये चीज होनी चाहिए, हमारी सरकार भी इसमें रोल प्ले करती है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन दे, जो गरीब गरीब मजदूर किसान है उन्हें बोले कि भाई हमसे लो लोन आके। ऐसा नहीं है कि बैंक कोलेटरल मांगता है, सही बात है कोलेटरल मांगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक आपको अब सरकार ने भी देखा कि यार ऐसे तो ये लोग कोलेटरल कभी जमा ही नहीं करा पाएंगे, लोन ही नहीं ले पाएंगे, फिर ये तो फंसते जाएंगे कर्ज में, तो हम कुछ ना कुछ तो करें इनके लिए। तो सरकार कुछ ना कुछ करती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम पढ़ेंगे आगे कि सरकार ने ऐसा क्या करा। बाकी इन गांव में जनरली जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे। इनफॉर्मल मतलब, फॉर्मल मतलब पूरा सिस्टमेटिक सरकार लोन दे रही हो, और इनफॉर्मल मतलब कहीं से भी लोन ले लिया, भैया तुम हमारे मौसी के लड़के हो, तुम हमारे चाची के लड़के हो, जरा दे दो लोन, इस तरीके से, ठीक है ना। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, ये सब। बाकी फॉर्मल क्रेडिट सोर्स क्या है, फॉर्मल मतलब जो पूरा सिस्टमेटिक तरीका, बैंक या फिर कोऑपरेटिव। बाकी कोऑपरेटिव कहता है ये थोड़े सस्ते होते हैं, सेफ भी होते हैं, हाँ, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंट और कोलेटरल चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ने प्रमोट करा था किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रोवाइड करे थे फार्मर को आसानी से लोन देने में।
बाकी हाई इंटरेस्ट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स से आपका डेप्ट ट्रैप और गरीबी आ जाती है, जब आपको ज्यादा इनफॉर्मल सोर्स से ज्यादा रेट पे आपको लोन मिलता है, तो उसके लिए ये सिचुएशन है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव से लोन लेना, अभी हमने पढ़ा कि सिक्योर्ड सोर्स से लोन ले सकते हैं, जैसे बैंक से ले लिया। अनसिक्योर्ड मतलब मनी लेंडर्स, चाचा, इस तरीके से ताऊ चाचा आपके हों गांव में, इस तरीके से इनसे लोन ले। लेकिन ये कोऑपरेटिव से क्या लोन लेते हैं और कोऑपरेटिव्स होती क्या है, वो चीज हम समझनी है। कोऑपरेटिव्स क्या, हालांकि कोऑपरेटिव भी हमने समझा था ऊपर की कोऑपरेटिव्स भी एक सिक्योर्ड लोन है, लेकिन ये है क्या कोऑपरेटिव्स, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया कोऑपरेटिव्स होते क्या है ना। कोऑपरेट, देखो एक वर्ड होता है कोऑपरेट। कोऑपरेट मतलब किसी के साथ मिलके काम करना, कोऑपरेट करना, है ना। तो कोऑपरेटिव्स क्या कहते हैं, कहते हैं बैंक के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्स मतलब जहां से लिया जाता है क्या, चीप और फेयर क्रेडिट गांव के अंदर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है और उसी को ही कोऑपरेटिव कहते हैं। यानी कि गांव में बैंक के अलावा एक और सस्ता और बढ़िया संसाधन है जहां से आप लोन ले सकते हो, और वो संसाधन कहलाता है कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव एक ग्रुप होता है लोगों का, आप सारे किसान हो, मिलकर एक ग्रुप बना लिया, यूजुअली सेम कम्युनिटी या सेम काम जो कर रहे होते हैं वहां से आते हैं, जो मिलके ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं फाइनेंशियली, ठीक है ना। दे पूल कलेक्ट द मनी, अपने सारे पैसे को इकट्ठा करते हैं और रिसोर्स को, जो भी उनके पास संसाधन है, और इससे सपोर्ट करते हैं अपने मेंबर्स को इन टाइम्स ऑफ नीड, जब भी किसी को जरूरत पड़े। मान लो हम सब किसान हैं, एक दूसरे की सारा पैसा इकट्ठा करा सबने मिलके, ठीक है ना, और एक फ्यूचर में किसी एक को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, भाई इसको प्रॉब्लम पड़ गई, फाइनेंशियली इसको लोन दे दिया सस्ते रेट पे, इस तरीके से। समझ में आया कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ अमूल का। गुजरात में जो मिडल मैन थे ना, मिडल मैन, गाय दूध या दूध बनाया, मतलब दूध निकाला और शहरों में बेच रहा है, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मिडल मैन का रोल आ जाता है, वो अपनी मनमानी चलाते हैं, मैं तो इतने में लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सबने बोला आपस में मिलते हैं, एक बड़ी सी संस्था बनाते हैं, अमूल बना दी एक बड़ी सी संस्था, जिसने सबका अपने आपस में इकट्ठा करा, ठीक है ना। इकट्ठा करने के बाद सारा एक बड़ा सा सारा पैसा इकट्ठा करा, इतनी बड़ी कंपनी बना दी मिलके, ट्रेडर्स सारे सारे प्रोड्यूसर भी खुद थे, और जो जो मिडल मैन है ना उसको एलिमिनेट ही कर दिया, क्योंकि वहां भी खुद स्टैब्लिश हो गए और पूरी कंपनी सेट कर दी। समझ रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज की तरह ही होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव और कंपनी का मोटिव डिफरेंट है। कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, मतलब अपने आसपास अपने लोगों का भला करना। बनी ही इसीलिए है, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें चेक करती है सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा, तो आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लो बेटा थोड़ा चंदा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ बढ़िया से। अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तो भैया, तो प्रॉफिट हो गया तो कमाओ, अमूल कमा तो रही है प्रॉफिट, भर भर के प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन मेजरली आपका मेन बेनिफिट, मेन मोटिव क्या है, भला करना एक दूसरे का, और भला कर रहे हो एक दूसरे का भला हो रहा है, बढ़िया बढ़िया कमाओ। जिसमें पहला नाम ना आनंदा, आपने सुना होगा, आनंदा डेयरी भी है, वो अमूल अमूल का पार्ट है, और वो अलग से डेयरी भी, सोचो अपना खुद का अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया, खुद की कंपनी भी बना दी आनंदा डेयरी। तो ये दो दो चीजें हैं, तो ये उसका ही पार्ट है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से चलती है गांव में, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए किसान विसान आपस में मिल गए कि एक काम करते हैं, हम लोग सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, सारे छोटे मोटे किसान मिलके, क्योंकि सबके पास छोटा छोटा अमाउंट होता है, सब अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़ा सा लोन ले आते हैं, कुछ भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में सबका काम मेजरली यही होता है कि जैसे सोसाइटीज में भी होता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज देखते हैं ना हाई क्लास, वहां पे भी यही होता है। वहां पे वो क्या करते हैं कि बाहर सोसाइटी से सामान कौन खरीदेगा, बाहर रोड पे जाके, इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, यहाँ पे सारा राशनिंग, सब बंदे अपना पैसा इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर अमाउंट सारा राशनिंग सोसाइटी के अंदर लाके रख देते हैं कि भैया जिसको आटा चाहिए वहाँ पे एक रीजनेबल, क्योंकि जब आप बाहर से होलसेल में लेकर आओगे तो सस्ता पड़ेगा, मिडल मैन एलिमिनेट कर दिया ना आपने, आप डायरेक्ट कंपनी से उठा के लिया है, तो होलसेल वाला आपको फायदा मिल जाता है, तो फिर वो एक एक करके अपने एक दूसरे का सोसाइटी में भला करते हैं। इस तरीके से चीजें चलती है सोसाइटी। यहाँ पर दो चार फर्क है कि यहाँ पे हर सोसाइटीज के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर हर हर बंदे को
हर एक तरीके से पॉलिटिक्स वाला सीन चलता है। जैसे पॉलिटिक्स में एक एक बंदा एक एक वोट करके अपना हेड चुनता है ना, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, जिसने जितना पैसा मिलाया उस हिसाब से मालिक डिसाइड होते हैं, चीजें अलग चलती हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जिसने जितना ही पैसा मिलाया उसके बाद भी हर बंदे के पास एक वोट है। आपने 10 रुपए मिलाया, आपने 1000 रुपए मिलाया, एक वोट है सबका, हर मेंबर्स हैज इक्वल वोट। समझ पा रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेजरली मोटिव रहता है जगत का भला करना, तो वो एक दूसरे का भला कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये देखो, अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो डिपेंड करती है उनके मेंबर्स के ऊपर और वर्क एरिया कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जैसे फार्मर्स का कोऑपरेटिव है, तो वो फार्मर्स को लोन देंगे खेती बाड़ी करने के लिए, समझ रहे हो? वीवर्स, बुनाई बुनाई वाला हैंडीक्राफ्ट का काम, जो जो लोग कपड़ा बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, उसके लिए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव मतलब छोटी सी फैक्ट्री या वर्कशॉप वर्कर्स। फिशरी कोऑपरेटिव जो फिशरमैन्स के लिए। तो सबने अपनी अपनी बना रखी है भाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तो इंडिया में अमूल की है, ठीक है ना। बाकी हर टाइप का अपना एक मेंबर होता है, लोन के साथ, टूल्स के साथ और सपोर्ट रिलेटेड अपना जो भी काम है उसको। अच्छा एग्जांपल है कृषक कोऑपरेटिव। ये एक सोसाइटी है जो सोनपुर गांव के पास है, जिसके अंदर 2300 फार्मर मेंबर्स हैं। सोचो अब एक फार्मर का कितना जमीन होगा, तो 2300 फार्मर, और छोटे छोटे भी होंगे तो भी बहुत बड़ा, ठीक है ना। कहता है ये मेंबर्स जमा कराते हैं, डिपॉजिट करते हैं मनी रेगुलरली अपनी कोऑपरेटिव के अंदर, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव इनकी मनी को कोलैटरल के तौर पर यूज करके उन्हें एक बड़ा लोन दे देती है बैंक से, ठीक है ना। और इस मनी को लेंट कर दिया जाता है अपने मेंबर्स को जिनको उधार चाहिए, ठीक है ना। और फिर जब मेंबर्स रीपे करते हैं इन लोन्स को, तो कोऑपरेटिव नया लोन दे देती है दूसरों को। इस तरीके से एक दूसरे रिपीट करते हैं। मतलब एक तरीके से आप ऐसा चाहते हो, आप सारे 4-5 किसान हो, आप चाहते हो कि कल को मेरे साथ भी बुरा ना हो जाए, मैं भी अच्छे स्टेज पे हूँ, तो क्यों ना हम मिलके एक संस्था बना ले, कोऑपरेटिव बना ले, और मिलके एक दूसरे का भला करे। कल को हम में से किसी को भी सफर करना पड़े तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। इस तरीके से चीजें चलती है। तो देखो हुआ क्या, हमने सबने अपना पैसा जमा कराया कोऑपरेटिव के अंदर, थोड़ा थोड़ा जो भी ला रहा है अपने हिसाब से, वो पैसे को हमने कोलेटरल के तौर पे जमा करा दिया। और कोलेटरल के तौर पे जमा कराया मतलब सिक्योरिटी दे दी, और उसके बदले बैंक हमें क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो बैंक ने एक बड़ा लोन दे दिया हमें छोटी कोलेटरल के तौर पर। अब जरूरी थोड़ा ना हर इंसान पैसा ही लाएगा, कोई गाय ले आया, कोई खेत की कागज लिया, इस तरीके से कोलेटरल के तौर पर दे दिए। फिर जायज बात है सरकार उसे, मतलब बैंक उसे लोन दे देगा। अब बैंक ने उसे लोन दिया, तो वो बैंक से लोन पैसा लेके अपने मेंबरों में बांट देंगे, ये ले ये ले। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि अगर अकेला इंसान जाता बैंक के पास, तो बैंक उसको सस्ते में लोन दे देता? नहीं, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी कोलेटरल भी नहीं होती। और यहाँ तो आपने वो मेंबर भी रखे होंगे ना अपने पास जिनके पास कुछ कोलेटरल भी नहीं होगा, जिन्होंने ज्यादा नहीं बहुत कम ही पैसा जमा कराया होगा। उस इंसान का भी भला हो जाएगा, वो इंसान भी अच्छे तौर पर। पर्पस क्या है लोन्स जिसमें दी जा रहे हैं? तो पर्पस जो सिंपल है ना, कृषक कोऑपरेटिव में पर्पस यही है कि भाई आपको लोन दिया जा रहा है ताकि आप कोई एग्रीकल्चर टूल या मशीन, ट्रैक्टर, पंप सेट कुछ खरीदना, खरीद लो भाई। अगर आपको बीज खरीदने, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने, वो खरीद लो। एग्रीकल्चरल ट्रेड मतलब अपने क्रॉप्स को बेचना है या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आपको लोन चाहिए, उसके लिए ले लो मेरे भाई। फिशरी वर्क, अगर आपका कोई बिल्डिंग हाउस बनाने का काम है, घर का खुद का कोई खर्चा वर्चा है, बेटी बेटी की शादी वादी है, इस तरीके का लोन लेना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फायदे क्या होते हैं बेटा? देखो फायदे इसमें है कि आपको लोन मिल जाता है, मनी लेंडर से सस्ता मिल जाता है, लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, और इसमें ना ट्रस्ट बनना होता है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर आपको जो बैंक है, बैंक लोन, अब देखो ना, जो बैंक लोन आपको इजीली नहीं मिल पाता था वो अब आपको आराम से मिल जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो स्पिरिट होती है कोऑपरेशन और कम्युनिटी सपोर्ट की, वो भी बनी रहती है, उसको प्रमोट करता है ये, ठीक है ना। मतलब कोऑपरेशन का मतलब ही क्या है, मिल के काम करना, वो बनी रहती है ना, एक ना लोगों के मैंने भाईचारा है ना, भाईचारा ऑन टॉप, वो वाली चीज बनी रहती है यहाँ पे। प्रॉफिट्स आर ऑफन शेयर अमंग मेंबर्स। प्रॉफिट को फिर जो भी, अगर मान लो इसमें प्रॉफिट भी हो गया बहुत ज्यादा, तो मेंबरों में बांट दिया। कंक्लूजन बेटा सिंपल सा ही है, कंक्लूजन यही है कि स्ट्रॉन्ग सोर्स है, अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाता है गाँव के अंदर खास करके। और इसमें आप छोटी छोटी सेविंग मेंबरों से इकट्ठा करते हो, लोन देते हो फार्मिंग, हाउसिंग, ट्रेड के लिए, जिससे लोगों की जो डिपेंडेंस है मनी लेंडर्स पे और एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प, वो बढ़ जाती है, और जो डिपेंडेंस है मनी लेंडर्स पे, वो हमारी कम हो जाती है। एक्स्ट्रा बातें अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान रखना बेटा, जैसे आरबीआई होता है ना, वैसे ही नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है ना, ये मदद करता है एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा बैंक है बेटा, बहुत सारे बैंक होते हैं छोटे मोटे, नाबार्ड सबसे बड़ा बैंक होता है इनका, जो हेल्प करता है कोऑपरेटिव्स को कि उसको फंड दे। तो कोऑपरेटिव जितनी भी हैं, उन्हें जो फंड वंड चाहिए रहेगा, वो कौन से बैंक के पास जाती होगी? देखो कमर्शियल बैंक आपके पीएनबी इन सब के पास भी जाते होंगे, लेकिन कुछ कुछ बैंक स्पेशली इन पर्पज के लिए बने होते हैं, जैसे नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना।
कोऑपरेटिव्स बेस्ड एक, अच्छा देखो कोऑपरेटिव कैसे है, वन फॉर ऑल, मतलब एक सबके लिए, और ऑल फॉर वन, सारा एक के लिए, मतलब सब कुछ एक के लिए ना, इस तरीके से। बहुत सारे इंडियन विलेजेस हैं जहां पर कोऑपरेटिव ने मनी लेंडर्स को रिप्लेस कर दिया है और मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट बन चुका है। इसीलिए कोऑपरेटिव आपकी मदद भी करता है आपकी रूरल डेवलपमेंट बढ़ाने में, जिससे आपकी ट्रेनिंग और फाइनेंशियल गाइडेंस भी बढ़िया होती है। मतलब रूरल डेवलपमेंट होगा तो इससे आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, कोई फाइनेंशियली गाइडेंस मतलब सपोर्ट मिलेगा कि बेटा यहाँ पर खर्च कर, यहाँ नहीं कर, इस तरीके से फायदा हो जाता है मेरे भाई। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप समझ गए होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी, बैंक के बारे में तो आप पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ऐसा सेक्टर जो फॉर्मल सेक्टर है, जो एक बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्रेडिट देता है इंडिया के अंदर, वो जिसके अंदर कोऑपरेटिव आ जाता है और बैंक आते हैं, है ना। चले आगे। अच्छा, दो तरीके के क्रेडिट सोर्स मिलते हैं आपको, एक तो फॉर्मल क्रेडिट सोर्स और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और सिस्टमेटिक तरीका, और इनफॉर्मल चाचा इस तरीके से लोन दे दिया, समझ रहे हो, है? तो चाचा ताऊ इन सब से आपने लोन ले लिया, फिर आपको जमीन गिरवी रख ली, इस तरीके से है। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड, इन सब से लोन ले लिया। लेकिन बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया हो तो फिर मेरे भाई समझ गए इनके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस सिंपल है कि इनका इंटरेस्ट रेट फिक्स और कम होता है, लेकिन इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है। इसका रीजन बताओगे, इन ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, कोलेटरल कम होता है इसीलिए, है ना, या होता ही नहीं है। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, क्योंकि जायज बात है हर बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है, और इसके अंदर कोई सुपरविजन नहीं है। इसके अंदर भाई तुम्हारा कोई कंट्रोल करेगा, तुम किसी को लोन दे रहे हो तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा, तो कोई सुपरविजन थोड़ी ना इसके अंदर। लीगल रूल्स की अगर हम बात करें तो जायज बात है, इसमें सरकार के रूल फॉलो करे जाते हैं, और इसमें तो पर्सनल एग्रीमेंट है, जो मन करे वो। ट्रांसपेरेंसी, लोन डिटेल्स रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड, भाई जायज बात है इसमें पूरा आंकड़ा डाटा वाटा अच्छे से रिकॉर्ड होता है, तो लोन डिटेल्स जो भी है वो रिकॉर्ड होती है और मॉनिटर्ड की जाती है। लेकिन इसके अंदर कोई डाटा थोड़ी ना, आप कल को 1000 दो लाल लो, भाई 1000 20 रुपए का लोन लिया था, बोले 20 का, भाई पौवा नहीं पिया था बैठ के हमारे साथ, समझ रहे, तो ये भी जुड़ेगा तुम्हारा लोन में, ठीक है ना। चलो, बोरोवर्स सेफ, अच्छा सेफ्टी किसके अंदर भाई, ये सेफ है और फेयर है, लेकिन इसके अंदर तो फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन है भाई आपको ज्यादा है। अच्छा, आरबीआई कैसे सुपरवाइज करती है बैंक्स को, कि आरबीआई हमें पता है कि बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, है ना। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, और ये जितने भी फॉर्मल लेंडर्स है, लेंडर्स मतलब जो लोन देते हैं, उन सभी जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, इन सबको इंश्योर कराता है कि भाई तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा देख रेख कर रहा हूँ। तो आरबीआई क्या क्या करता है, तो देखो आरबीआई मैंने याद है स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो मिनिमम कैश रिजर्व, कि तुम जितना भी पैसा एक डिपॉजिटर से ले रहे हो तो उसका तुम कुछ हिस्सा अपने पास रखोगे और फिर बाकियों का तुम लोन देगो लोगों को। तो अपने पास क्यों रख रहे थे दिशा हम पैसा, कुछ बैंक को क्यों बोला था अपने पास पैसा रखने के लिए, अगले दिन को लेने आने आ जाए तो फिर दिक्कत जाती है ना, इस तरीके से। मेक श्योर करना बैंक जो है ना वो लोन्स दे सिर्फ नॉट ओनली टू बिग कंपनी, ऐसा नहीं कि भैया आप कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़े बड़े व्यापारियों को दे, तो भैया छोटे किसानों को दो, ठीक है ना, लोन छोटे छोटे बिजनेस ओनर को दो, कॉमन पीपल को दो, है ना, इस तरीके से। और चेक करे कि बैंक कैसे पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, और एक रिपोर्ट बनाए उनकी लेंडिंग एक्टिविटीज को रेगुलरली, जो आरबीआई को सबमिट कराता है कि हमने इसको लोन दिया, तो जरा देख लो, हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, जिससे सेफ्टी, फेयरनेस और इक्वालिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। बाकी इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात करें तो कोई सुपरविजन नहीं है, मतलब अब इनफॉर्मल तो जायज बात है ना, कौन हेड कर रहा है, तुम किसी को लोन दो तो तुम्हें कोई गाइड कर रहा है, अब बैंक किसी को लोन दे रहा है तो बैंक का सुपरविजन कौन है, आरबीआई। तुम्हारा कौन है सुपरविजन, बोलो हमारे पापा। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नहीं है, समझ रहे हो, तो उसमें जायज बात है ना, क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, है ना, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आरबीआई की तरह जो सुपरवाइज कर रही हो। लेंडर्स जो है ना वो कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं, है ना, इतना मर्जी जितना मर्जी, कि ना, मतलब मान लो लोन लेने आया तो बोला कि जैसे मान लो कि बोला तो हाल 9% रेट दी, बूझा चल जा, ऐसे बिहारी भाषा में जो भी बोला, फिर तुम आओ अभिषेक तोहरा को 7% दे, बोले भैया हमरा का काहे न 2% काट, बोले तो आज शकल अच्छी नहीं, है ना, इस तरीके बोले तो आज शकल अच्छी नहीं, तो ऐसे करके लेंडर्स जो है ना वो कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं ना, और अनफेयर और हार्श मेथड कि तुम नहीं दोगे हमें पैसा तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं आप। देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, को रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शंस नहीं है बोरोवर्स के, इस तरीके से। बाकी फिर आपको पता है इस लॉस हो जाता है इस सिचुएशन में, तो फिर बंदा भी डेट ट्रैप में फंस जाता है। बाकी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बड़ा ही ज्यादा होता है, कभी कभी तो 3 से 5% पर मंथ होता है, यानी कि 30 से 60% हो जाता है उसमें, किसके अंदर, इनफॉर्मल में,
और वहीं पे बैंक की बात करो तो 6 से 12% होता है पूरे साल भर का। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होती है इनफॉर्मल से वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब बोरोवर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बाद में, अगर वो कम इनकम, मतलब उसकी इनकम फिर कम होगी। इसका मतलब ये है। कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा, कि इंडिया के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही लोन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर थोड़ा सेफ है, चीप है, ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भैया इसी को थोड़ा, इसी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि लोग डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। एक्स्ट्रा पॉइंट, आरबीआई बैंक का बैंक है, ठीक है ना। फॉर्मल लोन जनरली लीगली होते हैं और उनको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। वो मतलब जितना आपको दे रखा है उससे ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते लोन। बाकी इनफॉर्मल लोन्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उन पे हार्श रीपेमेंट के मेथड लगे हुए होते हैं। बाकी गवर्नमेंट जो है ना वो प्रमोट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक तो हम समझ चुके हैं, आगे जाके हम समझेंगे कि ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ये आपके बुक का डाटा है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया, गांव के अंदर सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है रूरल इंडिया में, 2019 का ये आंकड़ा है। तो बेटा 2019 का ये आंकड़ा अगर आप देखोगे, उधार लेने का क्रेडिट लोग गांव में कहां से लेते, तो देखो अब कमर्शियल बैंक से अब जाके लोग 51% 2019 में लेने लग गए हैं। क्या ये 1970-80 में इतना ही होगा? नहीं, बहुत ही कम होगा, हरा झंडा। इनफॉर्मल एजेंसी, एजेंसी तो है लेकिन फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ऐसे कंपनी बना ली, मान लो अभी इन्हीं ने पहले लोन दे रहे थे, अब ये कंपनी बना के बैठे हैं, ऐसा, ठीक है ना। या रिलेटिव और फ्रेंड 7%, मनी लेंडर अभी भी 23% है भाई, देखो। लैंडलॉर्ड्स तो 1% है। बाकी फॉर्मल एजेंसी 5% है जो सिस्टमेटिक सरकार के तहत चल रही होगी, आरबीआई के तहत। और कोऑपरेटिव बैंक अभी भी 10%, ठीक ठाक है बेटा। सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक, फिर मनी लेंडर और फिर 10% अपना क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। चले बेटा आगे, नेक्स्ट टॉपिक, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एंड नीड फॉर चीप क्रेडिट। ठीक, जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो हायर, और जरूरत क्या पड़ती है सस्ते क्रेडिट की, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है ये हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग का मतलब क्या है। जब भी लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल लेंडर से, तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, उसी को तो कहते हैं हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। बोरोविंग मतलब उधार लेना, और उसकी कॉस्ट मतलब उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। जब भी आप कहीं से लोन लो और उस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े, इट मींस दैट इट इज हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। समझ रहे हो। कह रहा कभी 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 वो 3 से 5% पर मंथ होता है, तो साल के हिसाब से अगर 5% है तो 60% हो गया, 3% है तो 36 हो गया, ऐसे ऐसे चीजें। इसका मतलब एक लार्ज पार्ट जो है ना, जो भी वो एक इंसान कमा रहा है, वो लोन को चुकाने में ही लगा देगा, और इनकम उसके पास कम रहेगी। एग्जाम्पल श्यामल, एक छोटा सा किसान था सोनपुर में, बड़ा सा पोर्शन अपनी क्रॉप की अर्निंग का तो लोन चुकाने में ही लगा दिया। रामा जो लैंडलेस लेबर थी, उसको लोन लेना पड़ा था, है ना, अपना, और नया लोन लेना पड़ा था पुराना लोन चुकाने के लिए, जिससे वो कौन सी सिचुएशन में फंस गई थी, डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में। तो इसीलिए तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग का मतलब तो ये है कि जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो वो ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। तो कहता है द प्रॉब्लम विद हाई रेट इंटरेस्ट रेट, कह रहा है इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं तो बोरोवर्स जो होते हैं ना वो पे बैक करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, बट द लोन नेवर एंड्स। जब आपका ब्याज का दर ज्यादा होता है ना, तो आप लगातार कर्जा चुकाए जा रहे हो, ब्याज चुकाए जा रहे हो, चुकाए जा रहे हो, चुकने ही नहीं आ रहा, ब्याज का रेट ज्यादा है ना। जितना भी टोटल अमाउंट वो रीपे कर रहे हैं समटाइम्स बिकम मोर देन व्हाट दे अर्न, जितना वो कमा रहे हैं कभी कभी तो उससे ज्यादा भी उन्हें रीपे करना पड़ जाता है। जिससे कौन सी सिचुएशन में फंस जाते हैं, बहुत सारे गरीब लोग अवॉइड करते हैं लोन लेना, इसीलिए जब भी कोई नया बिजनेस आता है या फार्मिंग आता है, बिकॉज रीपेमेंट जो होती है ना वो उस केस में इम्पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए हाई कॉस्ट लोन्स जो होते हैं ना, उससे गरीबी ज्यादा बढ़ती है बल्कि कम करने के बजाय। कोई दिक्कत। वाई डू वी नीड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, तो फिर हमें एक सस्ता और एक चीप जो है उसकी अफोर्डेबल, जो हम आराम से अफोर्ड भी कर सके, बजट वाला, ऐसे उधार की क्यों हम जरूरत रखते हैं। तो क्योंकि उससे गरीब और मिडिल इनकम लोग जो है ना, जैसे बैंक हो गया या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये उन लोगों की मदद कर सके। भाई गरीब आदमी है, गरीब आदमी कोई भी लोन ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि थोड़ा अमीर बनना, मीडियम क्लास या मिडिल क्लास में आना चाहता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज्यादा होगा तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा, तो इसीलिए वो चाहेगा ही नहीं लोन लेना। तो इसमें सरकार, अब वो गरीब रहेगा जिंदगी भर,
सरकार को गरीबी हटानी है। सरकार क्या चाहेगी कि उन लोगों को सस्ते दाम पर लोन दिया जाए, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो कम से कम हो, जिसलिए इंसान लोन ले सके। तो इसीलिए वो चाहेंगे कि लो इंटरेस्ट रेट पे उसे दिया जाए, जिससे ज्यादा अच्छी खेती करेगा या बिजनेस स्टार्ट करेगा या इंडस्ट्री या ट्रेड सेटअप करेगा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। बढ़िया है कि नहीं है उसके लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट ऑलरेडी समझ चुके हैं, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट पे बात करें। क्रेडिट पैटर्न की अगर हम बात करें, अगर शहर के इलाकों में है ना, कहता है लोग जो शहर में है वो डिवाइड है 4 ग्रुप के अंदर, पुअर, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और एंड रिच, है ना, कहा शहर के अंदर, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक डाटा अगर आप बुक के अंदर देखोगे उसमें पुअर हाउस होल्ड की बात करते हैं, जो गरीब है, ठीक है ना, और एक रिच हाउस होल्ड की बात करते हैं। कहता है गरीब घर में ना, गरीब हाउस होल्ड मतलब घर की अगर हम बात करें, कहता है 54% उनका जो ना लोन है आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, मनी लेंडर्स या एम्प्लॉयर्स। ज्यादातर उनका जो इनफॉर्मल सोर्स है, ज्यादातर उनका जो लोन है 54% कम से कम लोन इन लोगों से है। और अमीर घरों में 17% जो उनके लोन है ना वो इनफॉर्मल सोर्सेस है, बाकी 83 अगर है तो वो फॉर्मल सोर्स है। और यहाँ 54% अगर लोग 2 टाइप के लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने लोन ले रखा है और 100 के 100 गरीब लोग हैं, तो 54% लोगों ने जो लोन लिया है ना वो इनफॉर्मल तरीके से लिया है, और 46% जो लोन लिया हुआ है वो फॉर्मल तरीके से लिया हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें जो अमीर हाउस होल्ड है, अगर मान लो 100 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 के 100 लोगों ने लोन लिया है, तो यहाँ पर 17% लोगों ने इनफॉर्मल लिया और 83% तो फॉर्मल सोर्स से ले रहे हैं। यानी कि एक अच्छे घर का बंदा, रिच क्लास जो बंदा है, रिच हाउस होल्ड है, उसका जो लोन है ना वो फॉर्मल सोर्स से ज्यादा है, सिस्टमैटिक तरीके से, इनफॉर्मल से कम है। एक सिमिलर पैटर्न आप गांव में भी देखोगे कि जो अमीर है उसको आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है मेरे भाई बैंक से लोन? सवाल तो यही है ना, क्यों मिल रहा है बैंक से लोन? गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा बैंक या कोऑपरेटिव से लोन? आप बताओ, अब बताओ मेरे भाइयों, कोलैटरल बोलना था ना। जायज बात है, एक अमीर अमीर इंसान लोन क्यों ले पाता है भाई? सो गिरवी रख देगा चीज। याद है हम एक केस में पढ़ रहे थे, अच्छी खासी खेती उठा के जो स्टोर कर लेता था उसी को कोलैटरल दे देता था, गरीब बेचारा नहीं दे पाता है। तो इससे क्या दिख रहा है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, बैंक या कोऑपरेटिव, ये अभी भी इनका जो हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट है रूरल एरियाज में, ये मतलब हाफ, आधा उधार रूरल एरियाज में पड़ रहा है, मतलब फॉर्मल सेक्टर सिर्फ आधा दे पा रहा है, और जो बचा हुआ आधा है वो तो इनफॉर्मल लेंडर से ही लिए जा रहे हैं लोग, आधा क्रेडिट उनसे ले रहे हैं। और इनफॉर्मल लोग का फिर आपको पता ही है, इनफॉर्मल लोन्स जो है उनमें इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, और ये गरीब लोगों की मदद नहीं करता ज्यादा कमाने में, इंस्टेड दे पुश देम इनटू द डेब्ट ट्रैप्स, ठीक है ना। देयरफॉर ये बड़ा ही जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स क्या करे, ज्यादा से ज्यादा मनी को लेंड करे, स्पेशली गांव के इलाकों में। हर इंसान, स्पेशली जो गरीब इंसान है, उसको एक इक्वल एक्सेस मिले ऑफ दीज लो इंटरेस्ट लोन्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है? आप समझ में आ गई ना ये बात? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि इंडिया को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों क्यों बढ़ाना पड़ेगा आप बताओ सोनू? इससे क्या होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसके पास एक्सेस होगा, तो वो फिर गरीब नहीं रहेंगे, सिर्फ अमीर नहीं, है ना, एक आम आदमी को भी अफोर्डेबल लोन्स मिल सके। अगर फॉर्मल क्रेडिट जो है गरीब फार्मर्स, छोटे छोटे दुकानदार या वर्करों तक पहुंचा तो उनकी गरीबी कम हो जाएगी, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगी बेटा, है कि नहीं। फॉर्मल सोर्स बैंक, कोऑपरेटिव, नाबार्ड, फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से होगा। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटी छोटी संस्थाएं, नाम नहीं लिखा किसी का, पर छोटी छोटी संस्थाएं। डेब्ट ट्रैप के बारे में आपको पता ही है, जब इंसान लोन ले, क्या किस चक्कर में? अपना पहला लोन चुकाने के लिए, ठीक है ना, तब डेब्ट ट्रैप। और इक्वल एक्सेस क्रेडिट का, जिससे इनइक्वालिटी जो है ना गरीब और अमीर के बीच में दूर हो जाती है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटा एक आध पॉलिसी याद रखना, आप पेपर में लिख के आ सकते हो, क्वेश्चन आ सकते हो। बताओ सरकार ने एक आध पॉलिसी क्या लिखा है? तो जन धन योजना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा हमारे इस चैप्टर में, जब हम बार बार एक वर्ड पढ़ रहे थे, मैं कह रहा था कि लास्ट में आएगा ये, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG फॉर पुअर। कहता है व्हाई आर पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट? आज के टाइम पे भी लोग इनफॉर्मल उधार पे क्यों डिपेंडेंट है?
आज के टाइम पे भी बहुत सारे गरीब परिवार हैं गांव के अंदर जो इनफॉर्मल लेंडर्स जैसे कि मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर हो गए, इन सब पे डिपेंड करते हैं। इसके दो कारण ये है कि बैंक जो है ना वो हर जगह सबके गांव में अवेलेबल नहीं होता। दूसरा ये कि बहुत सारे गांव में तो है ही नहीं, पहला रीजन तो यही। और लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वहां तक वह कौन जाएगा, हम मामा के लड़के से ले लेंगे लोन, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, गेटिंग अ बैंक लोन इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कोलेटरल का पंगा आ जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो पुअर पीपल डू यूजुअली डज नॉट हैव प्रॉपरली, और इस अगर आप इस कोलेटरल की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हो तो क्या कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। याद है हमने पढ़ा था, सोसाइटी बना लोगे, सब कुछ ना कुछ ला ला के फिर कोलेटरल जमा करा दोगे, बैंक से क्या ले लोगे, लोन ले लोगे, और फिर उसको आपस में बांट दोगे, ले सोनू मोनू चल बांट ले सब, ठीक है ना, आराम से खा लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए जो है मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं, उन्हें थोड़ा पैर वैर दबा देंगे तो वो काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, बिना कागज के। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं रखते अपने पास, और हरास और एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को। चले बेटा, तो फिर क्या करें, फिर एक नया तरीका लिया हो, SHG, ठीक है ना। SHG क्या, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर, एक दूसरे की खुद से मदद करेंगे, ऐसा ग्रुप बनाया। एक नया और एक सिंपल तरीका है, जहां पर आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, खास करके औरतों की, ध्यान रखना ये बात, खास करके औरतों की, जहां पर आप एक्सेस दे सको चीप और फेयर लोन्स एक दूसरे को। मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, तो एक ग्रुप है 15 से 20 लोगों का, यूजुअली ये सेम गांव के लोग हो गए, आप आपस में पड़ोसन, बहने बहने से, इस तरीके से ये सब लोग आपस में ये रेगुलरली मिलेंगी, छोटी छोटी अमाउंट को सेव करेंगी, ठीक है ना, 2500 रुपए से 100 रुपए पर मंथ, इस तरीके से। और फिर इससे इनकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक दूसरे की मदद कर देंगी जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़े, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इससे मनी जो है ना वो सेफली रहता है ग्रुप के अकाउंट में, कल को किसी को जरूरत तो दे देगी, इस तरीके से। SHG काम कैसे करता है, बाकी ये ग्रुप इकट्ठा करता है हर महीने कुछ ना कुछ पैसा, और छोटे छोटे लोग, फिर कोई भी मेंबर हो वो उससे लोन ले सकता है उस ग्रुप से, जब भी उसको कोई, जैसे मान लो खाना खरीदना हो, स्कूल का फूड खरीदना हो, स्कूल का फीस भरना हो, सीट्स खरीदने हो, मेडिकल बिल्स पे करने हो, इस तरीके से। तो इन 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 छोटी मोटी जरूरतों का दिक्कतें पूरी हो जाती है, ठीक है बेटा। बाकी ये ग्रुप डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट भी, कि भैया इंटरेस्ट रेट देना है नहीं देना, मतलब जैसे सबने मिल मिल के, मान लो फॉर एग्जांपल आप अपन 6 जने, मान लो हम 6 जने हर हफ्ते 100 रुपए इकट्ठा करेंगे, तो 4 हफ्ते हैं, 400 रुपए हो गए एक बंदे के एक हफ्ते में। तो ऐसे 4 6 2400, यानी कि हम एक महीने में 2400 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। अब मान लो हमने पूरे 12 महीने इकट्ठे कर दिए, तो इसको चलो 10 महीने मान लो, चीज आसान रखते हैं, 24,000, मान लो हमने 10 महीने में 24,000 इकट्ठे कर दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल सोनू की शादी हो रही है, तो सोनू की शादी में 24,000 रुपये सोनू को दे दिया, उन्होंने सब बोले कि ब्याज पे देंगे, ब्याज पे देंगे, ब्याज खाएंगे, इस तरीके से। तो हमने कहा, हमने ग्रुप ही एक दूसरे की मदद करने के बाद थोड़ा कम ले लेते, मतलब सब बोली कि 12% पर एनम रख लो ब्याज। हमने कहा हाँ ठीक है, यानी कि एक महीने का कितना हो गया, 1%, तो इस तरीके से, यानी कि 1% इसका ही देती है। बोले अपने ऊपर है, हम चाहे तो इसका भी कम कर सकते हैं, 6% कर दो, आधा आधा परसेंट एक महीने, और कम कर दो 3% कर लो, ये लो, और महीने और कम हो जाएगा, समझ रहे हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप रखना चाहो। बाकी जब भी ये ग्रुप जो है रेगुलरली काम करता है 1 से 2 साल या फिर ना, और फिर बैंक भी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल रेगुलरली काम करेगा 1 से 2 साल, तो बैंक भी इन्हें लोन दे देता है, और लोन जो है फिर वो ग्रुप के नाम पे आ जाता है, इंडिविजुअल के नाम पे नहीं आता, ये बात भी ध्यान रखना, जिससे कोई एक बंदा अपना फायदा ना उठाए। बाकी इससे ट्रस्ट बनता है ग्रुप और बैंक के बीच में आपस में, ठीक है ना। बाकी ये SHG वाले लोन्स बन रहे हैं जो, ये इनसे फायदा क्या है, जायज बात है, इंसान सेल्फ रिलायंट रह जाता है कि चलो मैं कहीं बैंक वैंक के भरोसे नहीं जाऊंगा, हो जाएगा अपना काम तो ग्रुप से। सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है एक तरीके से, है ना। कैसे SHG जो है वो लोन्स को इस्तेमाल करते हैं हम, कैसे वो समझ लो। जैसे मान लो मुझे सीड्स खरीदने, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, टूल्स खरीदने हैं फार्मिंग के लिए, तो टू रिलीज मॉर्टगेज लैंड, ठीक है ना, लैंड को जो मैंने सिक्योरिटी पे रख रखा था पुराने लोन्स के लिए, तो मैं एक छोटा बिजनेस शुरू करूंगा, जैसे मान लो कोई बैम्बू वर्क हो गया, टेलरिंग हो गया, या पॉटरी का वर्क हो गया, डेयरी वीविंग, ये छोटे लेवल का वर्क है। मैं ऑलरेडी कर्जे वर्जे में फंसा पड़ा हूँ, तो मैंने तो पुराना लोन ले रखा था, जमीन भी क्या कहते हैं गिरवी रखी हुई है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, कोई मान लो ये इन काम के लिए कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, या मान लो मेरी कोई गिरवी रखी हुई जमीन मुझे छुड़ानी है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना है मुझे, या मुझे सीड्स खरीदने, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स की मदद ले सकता हूँ। दूसरा, मुझे कोई बैम्बू का वर्क करना है, या टेलरिंग वर्क करना है, या पॉटरी वर्क करना है, या भैया मुझे
दूध गाय का निकलवाना इस तरीके से, या फिर वीविंग करना है, बुनाई करनी है, स्वेटर बुनने हैं, तो ये काम के लिए बेटा, या फिर कोई भी हाउस रिपेयर करना है ना, या कोई असेट जैसे कि कैटल, हैंडलूम्स या सेविंग मशीन, मुझे अगर सिलाई की मशीन अगर मुझे खरीदनी है तो इन सब काम के लिए मैं लोन ले सकता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है ना। बाकी ये हेल्प करते हैं फैमिलीज को ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाए और अपनी इंप्रूविंग अपनी कंडीशन, लिविंग कंडीशन को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। तो बेटा बेनिफिट याद रख लेना इसके क्या क्या है। एक तो लो इंटरेस्ट लोन मिल जाता है, कोलेटरल जमा कराने की जरूरत नहीं है, आसानी से बोरो कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ता है, ठीक है ना, महिला शक्ति, नारी शक्ति, है ना, इस तरीके से। बैंक से भी कल को लिंक मिल जाता है ना, क्योंकि अगर आप मान लो बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कल को आप सेविंग अच्छी खासी जोड़ के गए हो, बोले बैंक जी लोन दे दो, कोलेटरल के बच्चे से अच्छा खासा लोन मिल सकता है, एनकरेज होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से मेरे भाई फायदा होता है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी कंक्लूजन पे आए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना वो पावरफुल है, अगर वो गांव में गरीबी दूर करे तो एक बड़ा पावरफुल टूल है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो। इससे गरीब लोग, खास करके औरतें, इनको जो है ना सेव करना, बोरो करना, मिलके काम करने की शक्ति मिलती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना वो डिपेंडेंस मनी लेंडर्स पे कम कर देता है, कि कल को भैया मैं तो जमींदार के पास ही चला जाता हूँ, उससे आपकी डिपेंडेंस कम कर देगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा, खुद से अपने आप को काम दे पाओगे आप, और अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में बढ़ पाएगा। बेटा इंडिया के पास 7 मिलियन से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मोस्ट लिंक है ज्यादातर बैंक के साथ, नाबार्ड के साथ, एसएचजी बैंक लिंकेज के प्रोग्राम के तहत, यानी कि सरकार ने भी एक प्रोग्राम ला रखा है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसके तहत कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो तो वो बैंक के साथ जुड़ सकता है ना, तो बैंक उन्हें थोड़ा लोन वोन दे देगा। बाकी ये फेमस है एसएचजी मॉडल्स, जिसमें ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में था, मोहम्मद यूनुस जिसने इंस्पायर करा इंडियन एसएचजी को, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इन्होंने शुरू करा था, एक तरीके से फेमस मॉडल था ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, इन्होंने बनाया था बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनुस ने। बाकी बेटा एसएचजी एक की रोल प्ले करता है महिला शक्ति आगे बढ़ाने में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे एसएचजी जो है ना वो गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, एसएचजी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप मेंबर्स, तो बोला एक एसएचजी ग्रुप के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हर लोग आपस में मेंबर्स जितने भी सब मिलके लेते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं लेगा। क्या क्या ग्रुप डिसाइड करता है भैया, किसको लोन मिलेगा, किसको कितना मनी दिया जाएगा, किस पर्पस के लिए लोन ले रहा है जरा बता तो सही हमको, इस तरीके से। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होंगे, ठीक है ना, और कैसे कब लोन को रीपे करोगे भैया ये भी बताओ, कि वापस कल को लोन चुकता करोगे तो कैसे करोगे, कितने टाइम में करोगे। बाकी एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब हर एक इंसान एक वोट समझ लो, यानी कि हर किसी का बराबर पक्ष रखने का मौका है, हर इंसान का ओपिनियन मैटर करेगा और पैसा जो है उसको बढ़िया तरीके से यूज किया जाएगा। ग्रुप की क्या जिम्मेदारी बनती है, एक एसएचजी जो जब लोन लेता है बैंक से तो पूरा ग्रुप जिम्मेदार है उसको रीपे करने का, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक मेंबर की हाँ तुम लिए, हम तो नहीं बोल रहे थे मत लो, अब तुम ले लिए हो तो जरा तुम ही दे दो, नहीं वो सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अगर एक पर्सन फेल हो जाए रीपे करने में तो बाकी मेंबर्स भी जो है ना वो हेल्प कर देते हैं या रिमाइंड करते हैं कि भैया टाइम से दो जरा, इससे टीम स्पिरिट बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है और कोई डिफॉल्ट ना हो वो भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। इस वजह से बैंक भी ट्रस्ट करता है एसएचजी पे ज्यादा, ठीक है ना, और वो इन्हें अच्छा खासा बिना कोलेटरल के लोन देने के लिए भी तैयार हो जाता है कि देखो तुम इतना सारा लोग हो, कल को भर दीजिएगा टाइम से। बाकी एसएचजी हेल्प कैसे करता है लोगों को, तो एसएचजी बेटा देखो हर इंसान की जो प्रॉब्लम होती है कोलेटरल की, गरीब इंसान ही तो आपस में मिलकर एसएचजी बनाएगा, जो अमीर है ऑलरेडी की वो क्यों बनाएगा एसएचजी, हद वो कोऑपरेटिव बना लेगा अगर बनानी पड़ेगी ग्रो करने के लिए मार्केट में। तो एक इंसान एसएचजी जब भी बनाता है जब उसको अपनी कोलेटरल की प्रॉब्लम दूर कर दे, क्योंकि बैंक को कोलेटरल चाहिए रहता है, ठीक है ना, टाइम से लोन मिल जाए भैया उसे, है ना, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट भी हो, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ना हो मनी लेंडर की तरह, है ना, और ये जो लोन्स हैं इसको अलग अलग जरूरतें जैसे कि फार्मिंग, बिजनेस, हाउस रिपेयर, बच्चों के एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए, किस चीज के लिए चाहिए वो चीजों के लिए भी दूर करना। बाकी इसीलिए एसएचजी जो होता है ना वो क्रेडिट एक्सेसिबल बना देता है और अफोर्डेबल बना देता है गरीब लोगों के लिए, खास करके किन के लिए फायदा देता है वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है बेटा। आगे चलें, अगर हम आगे बात करें तो एसएचजी एक फाउंडेशन है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रूरल पुअर, मतलब एक तरीके से ये किसकी नींव बो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है गरीब लोगों को, क्योंकि इनका बड़ा भला है ना। एसएचजी जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों के पैसे बचवा रहा है लोन देकर, पहला स्टेप यही है कि गरीब लोग जितने भी है ना उसको एक सामाजिक तौर पर इकट्ठा होके आने के लिए कहे। एसएचजी की वजह से देखो ना सब लोग आपस में, ये ग्रुप वर्क है, इसमें ऐसा तो नहीं है ना कोई अकेला जना को एसएचजी चलाता हूं, नहीं ना, ग्रुप वाइज चलता है।
तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बन के लोग इकट्ठे होकर आते हैं, ये एक फायदा रहता है। ओवर द टाइम एसएचजी ने मदद करी है लीडरशिप स्किल बढ़ाने के लिए, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी बढ़ी होगी, कोई ना कोई एक बंदा तो हेड होगा ना जो सबने मिलके बनाया होगा अपनी सहमति से, तो वो चीज बढ़ती है बेटा। पैसों का मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि हर बंदा मिलके पैसा मैनेज करेगा, कोई अकेले का कंट्रोल नहीं है। और यूनिटी आती है बेटा, और कॉन्फिडेंस आता है रूरल वुमेन पे, क्योंकि मेजरली इसमें तो वुमेन का टारगेट करा ना, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने की कोशिश करिए। इसीलिए एसएचजी एक तरीके से ब्लॉक्स को बिल्ड करता जाता है धीरे धीरे, और अपने आप को इस रूरल सोसाइटी में ज्यादा आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करता है। चले आगे। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आ जाती है, तो देखो वही है ना कि महिलाओं के द्वारा जनरली बनाए जाते हैं ज्यादातर ये, ठीक है ना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। कैसे, तो पैसे को हैंडल करना सीखती हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेना सीखती हैं दीदियां, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है दीदियों को, है ना, इंडिपेंडेंस आ जाती है। और सोशल इशू, जो सामाजिक तौर पर उनको इशू मिल रहे होते हैं, जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस की तुम्हारा पति तुम्हारा को मारता है, एजुकेशन देना बच्चों को, साफ पानी मिलना, या वुमेन के अधिकार, इस पे भी तो जब जब देश का लड़की आगे बढ़ेगा तो इन सब चीजों पर बात नहीं करेगा क्या है, करेगा कि नहीं करेगा? सब तो लिख सकते हो कुछ भी आप बना के। चले बेटा आगे। कंक्लूजन क्या है, हम एसएचजी की एंडिंग पे आ रहे हैं। एसएचजी ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना चाहते हो और सामाजिक तौर पर एम्पावरमेंट लाना चाहते हो, किसके लिए? खास करके औरतों के लिए, क्योंकि इससे बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आजाद हो आप फाइनेंशियल तौर पर, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा मनी लेंडरों पर निर्भर होने की, रिस्पेक्ट भी मिलेगी कल को, है ना, और समाज में आप आवाज उठा सकते हो, समझ रहे हो। बाकी ये तो हम पढ़ चुके हैं। बाकी ध्यान रखना 7 करोड़ से ज्यादा वुमेन एसोसिएटेड है एसएचजी के साथ, और ये गवर्नमेंट स्कीम एनआरएलएम ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, और बस और कुछ नहीं। चले आगे। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, अगर आप ध्यान रखोगे तो ये मैंने अभी अभी बताया था किसके द्वारा चलाया गया था, ये मोहम्मद यूनस के द्वारा, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है एसएचजी को सपोर्ट करने के। हम लोग चलते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सक्सेसफुल एग्जांपल है, ठीक है ना, मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्रोवाइड चीप एंड फेयर क्रेडिट टू पुअर, ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एग्जांपल है कि कैसे भैया सस्ता और फेयर क्रेडिट देते हैं पुअर को। इट शोड दैट द वर्ल्ड दैट इवन पुअर पीपल कैन बी ट्रस्टेड बोरोवर्स, मतलब ये वर्ल्ड में ये दिखाया था कि भैया गरीब लोग भी बोरोवर्स, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इफ दे आर गिवन अ चांस एंड सपोर्ट, मतलब वही कि गरीब लोग भी जो है ना वो सपोर्टेड किए जा सकते हैं ट्रस्टेड बोरोवर से, अगर उन्हें एक फेयर चांस या सही चांस दिया जाए। इस बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी, जो ग्रामीण बैंक है, शुरू कैसे हुआ? 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाया, बांग्लादेश में शुरू करा। इसका मेन आइडिया क्या था कि गरीब लोगों की मदद करना, खास करके औरतों की, जो अपना खुद से लोन नहीं ले पाती बैंक से, बिकॉज उन्हें जो है ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी या कोलेटरल नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे लोन देने शुरू करे विलेजर्स को, ताकि वो लोग छोटी छोटी सी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी शुरू कर सके, ठीक है ना। फिर ग्रोथ और सक्सेस आया। फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग ग्रामीण बैंक की ह्यूज सक्सेस 2018 तक बहुत आ गई। 9 मिलियन मेंबर जुड़ गए इसमें, सोचो मेंबर ही इतने हैं, 9 मिलियन पैसा नहीं बोल रहा मैं, 9 मिलियन मेंबर, अगर एक इंसान भी एक पैसा दे तो 9 मिलियन हो जाता है, यानी कि 9 मिलियन मतलब कितना, 90 लाख, है ना। और करीबन करीबन 81,600 गांव इसके अंदर थे बांग्लादेश के। इसका मतलब ये पूरे देश के हर कोने कोने तक पहुंच चुका था ग्रामीण बैंक ना। हाँ, फोकस इसमें गरीब औरतों पे था, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि जो बांग्लादेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कपड़ों का, कपड़ों के मामले में लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कपड़ा वहां बनता है। फार्मिंग, वीविंग, क्राफ्ट वर्क, डेयरी फार्मिंग, ये सारा काम इस सब में, इन सब के लिए क्या देना शुरू करा, लोन, स्मॉल लोन्स, ठीक है ना। बाकी ग्रामीण बैंक ने क्या प्रूव करा, ग्रामीण बैंक ने ये प्रूव करा कि भैया गरीब और ऑनेस्ट इंसान जो है ना रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स है, ठीक है ना, रीपे करना टाइम से बिना कोलेटरल, ये उन्होंने प्रूव करा कि भैया हम लोन को रीपे कर रहे हैं टाइम से, बिना कोलेटरल के हम लोग, हमें लोन भी मिल रहा है और हम टाइम से पेमेंट सब कर रहे हैं। जो स्मॉल लोन्स थे वो भी इंसान को मदद कर सकते हैं इनकम कमाने में और गरीबी से दूर हटने में। बाकी जो ग्रुप बेस्ड लैंडिंग थी वो सेफ हो सकती है और मोर इफेक्टिव हो सकती है ट्रेडिशनल बैंकिंग से, अगर हम देखें तो, जो ग्रुप के आधार पर है ना। कंक्लूजन क्या निकला कि जो ग्रामीण बैंक है मॉडल जो था माइक्रो फाइनेंस का, वो इंस्पायर्ड हुआ बहुत सारे देश में, इंडिया के अंदर भी, और फिर इंडिया में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, है ना, जो माइक्रो
क्रेडिट छोटे लेवल पे क्रेडिट उधार देने वाला सिस्टम बना था। बाकी इसने दिखाया कि जो गरीबी है वो रिड्यूस करी जा सकती है, सिर्फ एक तरीके से, ऐसा नहीं कि चैरिटी के थ्रू ही दूर की जा सकती है गरीबी, सिर्फ दान दान कर दो और गरीबी दूर हो जाए, नहीं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, तो लोग अपने खुद से भी गरीबियों को दूर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा बातें क्या है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला 2006 में उसके ग्रामीण काम के जरिए, ठीक है ना। और जो वर्ड ग्रामीण है वो रूरल होता है बंगाली में, ठीक है ना, तो ये बंगाली वर्ड है ग्रामीण, ठीक है ना, रूरल कहते हैं उसे बंगाली में। और ये दिखाया कि जो बैंक है वो गाँव के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बना हुआ है। बैंक के अंदर SHG आया, ठीक है ना, जो आप समझ ही गए सारी कहानी, चले, ठीक है। लास्ट हम इसके समरी की तरफ चल रहे हैं। मॉडर्न फॉर्म, अब देखो समरी पढ़ रहे हैं बेटा, समिंग अप कर रहे हैं चैप्टर को, मनी एंड क्रेडिट, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग सिस्टम हमने पढ़ा था बेटा, आपको पता ही है क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़े थे, ठीक है ना। और क्रेडिट का क्या फायदा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने पढ़ा था। सोर्स ऑफ क्रेडिट आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स से, ठीक है ना। वहीं पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रेडिट को अमीर को फॉर्मल सोर्स से मिल जाता है और गरीब को ज्यादातर इनफॉर्मल से, क्यों, क्योंकि कोलेटरल का प्रॉब्लम आ जाता है। वहीं पर क्या कहते हैं, नीड क्यों है हमें फॉर्मल क्रेडिट की, क्योंकि भैया वो सस्ते दाम में मिलता है तो इंसान अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है, वरना तो वो डेब्ट ट्रैप में फंसता रहेगा। तो ये सब चीजें बेटा कंक्लूजन है ये, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद और चैप्टर खत्म।